बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। मेरा नाम अनम अहमद, मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत वेलकम। हर एक शख्स जिससे भी आप बात करें वो परेशान है और उसकी यही कोशिश होती है कि वो अपने घर वालों को, अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को जो दूसरे शहरों में रहते हैं, जो कि ज़्यादा वल्नरेबल है, जहाँ पर पानी जमा हुआ है या फिर फ्लड आने का खदशा है, उनको कॉल्स कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना, कोई मसला तो नहीं है। एंड देन कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके लिए आवाज़ भी उठा सके सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए। हम अपने शो के अंदर भी बार बार इस पर बात कर रहे हैं। हम न्यूज़ जो है आपको अपडेट किए हुए है 24/7। हमारी ये कोशिश होती है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, कहाँ पर कौन से एरियाज़, कौन सी सिटीज़ या कौन सी ज़िले जो हैं वो ज़्यादा मुतासर है, उनके बारे में आपको बताएं और क्या क्या तैयारियाँ की जा रही हैं। इस सारी सिचुएशन में हुआ ये है कि भारत ने जनाब एक मरतबा फिर से पानी छोड़ दिया। भारत ने एक मरतबा फिर से पानी छोड़ा है और दरिया चनाब और रावी में पानी की सतह उससे बुलंद हो गई है और मुल्तान को दरिया चनाब और रावी के सैलाबी रैलों से अब दोबारा से खतरा लाहक हो गया है। तरीमू की बात करें, वहां पर भी पानी का बहाव 4 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच चुका है। हुक्काम ने आइंदा 24 घंटों को अहम करार दिया है और दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग भी जारी कर दी गई है और वहां से ज़ाहिर है लोगों को निकाला जा रहा है, सेफ जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है। अगर कसूर की बात करें, वहां पर भी दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और दरिया सिंध में गुड्डू, सखर, कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। ये पंजाब से होता हुआ अब इसने इस सैलाब ने सिंध की तरफ चला गया और कल से आपको हम बता भी रहे हैं और आप डेफिनेटली फॉलो भी कर रहे होंगे कि सुपर फ्लड का खतरा है सिंध के अंदर। सिंध हुकूमत की जानिब से ये क्लेम किया गया और कल हमने उनके तर्जुमान से बात भी की थी। सादिया जावेद साहिब आपको याद है हमारे साथ थी। उन्होंने बताया कि तैयारियां हमने पूरी की हुई हैं। कच्चे का इलाका जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल है, वहाँ पर ज़्यादा जो है ना तबाही हो सकती है अगर ये सैलाब ऊंचे दर्जे का वहाँ पर पहुँच जाता है। और ये अगर रेला जो है 11 लाख क्यूसिक से 9 लाख क्यूसिक तक की उनकी तैयारी है और इससे ऊपर अगर होता है तो फिर वहाँ पर मसला हो सकता है। वहाँ पर कश्तियों का भी एहतमाम किया गया है और अगर ज़्यादा आगे बढ़ जाता है सैलाब तो तकरीबन 16 लाख अफराद ऐसे जिनको वहाँ पर नकल मकानी की ज़रूरत पड़ सकती है। बहरहाल 5 या 6 सितंबर तक कहा जा रहा है कि 8 से 11 लाख क्यूसिक सुपर फ्लड गुड्डू बैराज पहुँचेगा। पंजाब के दरियाओं की बात करें तो यहाँ पर सैलाब से 24 लाख अफराद अभी तक के इत्तलात के मुताबिक जो स्टैट्स आ रहे हैं वो मुतासिर हुए हैं। 3200 से ज़ायद देहात जो हैं वो इस वक्त ज़ेर-ए-आब हैं। मुख्तलिफ हादसात हुए हैं जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली 41 अफराद जो हैं उनकी जानें गई हैं और DGPDMA की जानिब से ये बताया गया है कि जम्मू तो वही और शिमाली पंजाब में शदीद बारिशें हो रही हैं। कल इस्लामाबाद में भी बारिश हुई थी। लाहौर के अंदर भी कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, बारिश हो रही है। और दरिया सतलुज की बात करें तो वहाँ पर हाई फ्लड है। हेड सफूरा के करीब 22 देहात जो हैं उनका आबादी से इनखला मुमकिन बनाया जा रहा है और ऐसे में हमारे जितने भी इदारे हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं, फील्ड में मौजूद हैं। चाहे हमारी पाक आर्मी हो, हमारी पुलिस का इदारा हो, रेस्क्यू का इदारा हो, तमाम इदारे इस वक्त जो है फील्ड के अंदर काम करते हुए हमें नजर फील्ड में काम करते हुए और मिलकर काम करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। सैलाब एक तरफ तो पानी तो लेकर आता ही है लेकिन मसाइल और भी लेकर आता है। अब हालिया सैलाब ने यहाँ लाखों लोगों को मुतासिर किया है। वहीं इसके बराह रास्त जो असरात हैं वो अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर भी अब पड़ रहे हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते 18 बुनियादी अशिया महंगी हो गई हैं जिसके नतीजे में हफ्तावार महंगाई 3.57% तक पहुंच गई है और सबसे ज़्यादा इजाफा आयशा जो है वो सब्जियों की कीमतों में हुआ है, जो आम आदमी भी इस्तेमाल करता है, अमीर ने भी इस्तेमाल करनी है, गरीब ने भी इस्तेमाल करनी है। खुराक जो है वो समझे कि महंगी हो गई है। टमाटर की बात करें तो उसकी फ़ी किलो कीमत 18 रुपये से बढ़कर औसतन 140 रुपये से तजावुज़ कर गई है, जबकि 20 किलो आटे का थैला 198 रुपये महंगा हुआ है। टमाटर 15%, आटा 12%, मुर्गी 3.6% और आलू तकरीबन 1.5% के करीब महंगे हुए हैं। फिर इसके अलावा अंडे हैं जो सभी इस्तेमाल करते हैं वो उनमें भी अच्छा खासा इजाफा हो गया है। बीफ, लहसुन, LPG, कपड़ों, कौन सी चीज़ है जिसकी कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है इस सैलाब के बाद? डिमांड एंड सप्लाई का रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाता है ना कि जब सप्लाई कम होती है तो फिर डेफिनेटली डिमांड जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त क्या सिचुएशन है, लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं या कितनी महंगाई, स्पेशली अशिया खुरोनोश जिसके बगैर इंसान नहीं रह सकता है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम इस्लामाबाद यानी कि यहाँ जिस शहर में हम मौजूद है यहाँ की सिचुएशन आपको बताते हैं। अयाज अहमद हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं कि सब्जियों की कीमतों में किस हद तक इजाफा हुआ है और क्या थोड़ा सा कंपैरिजन भी करें कि मुख्तलिफ मार्केट्स में इस वक्त क्या सिचुएशन है। अयाज, ओवर टू यू, बताइएगा क्या सिचुएशन है अभी?
जी देखिए, मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल की वजह से सब्जियों की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। दीगर शहरों की तरह वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी इसका असर जो है वो हमें साफ नज़र आता है। ख़ास तौर पर जो टमाटर है वो इस्लामाबाद में इस वक्त 300 रुपये जो फ़ी किलो है वो फ़रोख्त हो रहा है, जो कि इससे पहले 180 और 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा था। साथ साथ जो बाकी सब्ज़ियाँ हैं जिनमें प्याज है जो इससे पहले 80 रुपये था वो 100 तक पहुँच चुका है। भिंडी जो इससे पहले 80 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त की जा रही थी वो भी 100 तक पहुँच चुकी है। और साथ साथ जो खीरा है वो भी इस वक्त 110 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जो इससे पहले सिर्फ जो है 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा था। यहाँ के जो दुकानदार हैं, ताजिर बरादरी, उनका ये कहना है कि जिन इलाकों से ये सब्ज़ियाँ आती थी, जिनमें ख़ास तौर पर सवाद, जहाँ से टमाटर बड़ी मिक़दार में इस्लामाबाद में आता था, वो सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जिसके बायस वो महंगे दामों बेचने पर मजबूर हैं। और साथ साथ जो जिन इलाकों में सैलाब की वजह से सड़कें ख़राब हुई हैं, उसके बायस सब्ज़ियों और फलों की तरसील भी इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है, जिसके बायस यहाँ पर सब्ज़ियाँ और जो फल फ्रूट है वो महंगे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। साथ साथ यहाँ के लोगों का ये भी कहना है, जो ख़ास तौर पर ताजिर बरादरी और जो दुकानदार हैं, कि आने वाले दिनों में जब सैलाबी सूरत हाल थम जाएगी, उसके बाद मज़ीद जो इनकी कीमतें हैं उनमें इजाफ़ा जो है वो हो सकता है, क्योंकि जो फसलें हैं मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर वो सैलाब की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। दूसरी जानिब शहरियों का ये कहना है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो इनकी प्राइस हैं सब्ज़ियों और फलों की, उसको कंट्रोल कर रही है और उनकी अवेलेबिलिटी यकीनी बनाए, ताकि शहरियों को जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो। जी ठीक है, अयाज अहमद, आप इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट किया। और मुल्क भर की तरह दीगर शहरों में भी, फैसलाबाद की हम बात करने लगे हैं, वहाँ पर भी सब्जियाँ महंगी हो गई हैं, फल भी महंगे हो गए हैं और दीगर अशिया ज़रूरिया भी महंगी होंगी। फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे जावेद अख्तर हमें इस बारे में रिपोर्ट करेंगे। जावेद, बताइए क्या सूरत हाल है फैसलाबाद में? जी हाँ, बिल्कुल। पंजाब के दीगर शहरों में जारी सैलाबी सूरत हाल ने फैसलाबाद के बाज़ारों को भी जो है वो काफ़ी हद तक मुतासर किया है। गुज़श्ता 2 से 3 दिनों में जो है वो फैसलाबाद की सब्ज़ी मार्केट में जो है वो सब्ज़ियों और सब्ज़ मसाला की कीमतों में जो है वो होशरुबा इजाफा देखने को मिला है। टमाटर की बात की जाए, वो 240 रुपये से लेके 250 रुपये किलो में जो है वो मार्केट में सेल किया जा रहा है। दुकानदार हजरात का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल की वजह से जो है वो सब्जी मंडी में अजनास की किल्लत की वजह से जो है वो हमें रेट जो है वो महंगे दामों जो है वो ख़रीदना पड़ता है, इसलिए हमें जो है वो यहाँ पर आके अपने ठेलों पर सब्जी स्टॉल पर जो है वो महंगे दामों बेचना पड़ती हैं। और ख़वातीन का कहना है जो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आई हैं कि उनका ये कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल टीमों को चाहिए कि इस पर सख्त नोटिस लिया जाए, ताकि हम गरीब आवाम जो हैं आसानी के साथ अपनी खरीदारी कर सकें। जी, गरीब आवाम ये भी पूछती है कि भाई हमारा कसूर क्या है। सबसे पहले तो हमें ये बताया जाए, कुछ भी हो सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो होता है ना वो गरीब आवाम के ऊपर या लोअर मिडिल क्लास के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर ही आता है। जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। कसूर की बात हो रही है तो कसूर ही शहर आपको लिए चलते हैं, जहाँ पर सैलाब से कई फसलें मुतासिर हुई हैं। इसमें चावल और गंदम की फसलें भी शामिल हैं। सैलाबी रेला जो है इसमें सब्जियों के खेत भी उजड़ गए हैं, जिसके मार्केट पर बराह रास्त असरात जो हैं वो भी अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। सलीम बलोच कसूर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या अपडेट करेंगे। सलीम। बिल्कुल, पंजाब भर में जारी सैलाबी सूरत हाल के जो असरात है इस वक्त जो मंडियों में भी ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। एक तरफ तो गंदम की कीमत में तकरीबन 1000 रुपये मन के हिसाब से इजाफा हो चुका हुआ है, दूसरी तरफ जो चावल की फसल है उसमें भी इसी तरह इजाफा होता नजर है। चूँकि जो कसूर की लैंड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्ज़ी और चावल वगैरह काश्त किए जाते थे, इसलिए उसके असरात मार्केट में आने शुरू हो गए। दरिया सतलुज में बहुत ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल होने की वजह से जो आम मार्केट्स में रेट्स हैं उसमें तकरीबन 25% से ज़ायद इजाफा होता नज़र आ रहा है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस वक्त टमाटर तकरीबन नायाब होता नज़र आ रहा है। चूँकि टमाटर डेरा गाजी खां और इससे मुल्का इलाकों की इस वक्त पैदावार आ रही थी, उधर भी बहुत ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल है, ट्रांसपोर्टेशन ज़ीरो हो चुकी हुई है, इसलिए टमाटर तकरीबन चंद रोज़ कबल जो तकरीबन 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था, इस वक्त तकरीबन 220 से लेकर 250 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो भिंडी है वो तकरीबन 60 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही थी, इस वक्त भिंडी की कीमत में भी 110 रुपये किलो इजाफा हो रहा है, 110 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह दीगर सब्जियों की भी कीमतों का यही हाल है। अलगर्ज ये है कि इस वक्त सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती जा रही है, काफ़ी क्रिटिकल सूरत हाल में जाके जो आम आदमी के लिए सर्वाइव करना
मुश्किल होता जा रहा है। ओवरऑल अगर तलब और रसद की बात की जाए तो मार्केट ज़राए के मुताबिक इस वक्त मार्केट में सब्ज़ी और दीगर जो असनास हैं वो ना होने के बराबर है और उनकी तलब तो डेफिनेटली वही सेम रहेगी। तो इसलिए सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसके असरात आम आदमी के बजट पर आते भी नजर आ रहे हैं। सिर्फ महंगाई में इजाफा हो रहा है बल्कि अशिया ज़रूरिया नायाब भी हो गई हैं। जिस तरह अभी कसूर से हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि वहाँ पर टमाटर मिल ही नहीं रहे। ज़ाहिर है सप्लाई चेन वो मुतासिर हुई है, एक जगह से दूसरी जगह सब्जियों को ले जाया नहीं जा रहा, तो कीमतें भी बढ़ गई हैं। सलीम बलोच, बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट किया। हालिया सैलाबी सूरत हाल के बाद कोयटा में भी सब्जियों की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया है और टमाटर की फ़ी किलो कीमत अचानक 100% वहाँ पर इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं। असमत समलानी कोयटा से हमें ज्वाइन करें। असमत, क्या कीमतें हैं इस वक्त सब्जियों की कोयटा में? जी बिल्कुल आलिया, सैलाबी सूरत हाल के बाद कोयटा में भी सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। ख़ासकर टमाटर की कीमत में जो है 100% इजाफ़ा हुआ है। सैलाबी सूरत हाल से पहले टमाटर फ़ी किलो कोयटा में जो है 60 से 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, जबकि अब जो है इनकी कीमतों में इजाफे के साथ 200 रुपये में फ़ी किलो फ़रोख्त जारी है, जबकि नॉर्मल क्वालिटी के जो है 170 से 180 रुपये में फ़ी किलो फ़रोख्त का सिलसिला जारी। इसी तरह दीगर सब्ज़ियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। गोभी जो है फ़ी किलो 150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि सैलाबी सूरत हाल से पहले जो है 100 रुपये 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा था। इसी तरह जो है मटर है ये फ़ी किलो जो है 400 रुपये में। इसी तरह जो है भिंडी है वो जो है 200 रुपये में फ़ी किलो। इसी तरह जो है आलू जो है 100 रुपये में। इसी तरह प्याज भी जो है 120 रुपये में फ़ी किलो जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ के जो सब्ज़ी डीलर हज़रात हैं, ज़मींदार हैं, काश्तकार हैं, इनसे हमने बात की तो इनका कहना है कि सैलाबी सूरत हाल के बाद जो है पंजाब और दीगर सूबों के रास्ते बंद होने के बाद कीमतों में जो है इजाफा हुआ है, जबकि सब्ज़ी फरोशों का मानना है कि हालिया आने वाले दिनों में मज़ीद जो है सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफा हो सकता है। कम आमदनी वाले अफराद है, हमने इनसे भी बात की तो इनका कहना है कि सब्ज़ी की कीमतों में इजाफे से इनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। ख़ासकर जो है टमाटर और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे से वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, असमत हमारे साथ कोयटा से मौजूद थे। पेशावर की तरफ भी आपको लेकर चलते हैं और वहाँ के लोगों की रुदात भी आपको बताएंगे कि उनको कितने की सब्जियाँ या फल वगैरह या अशिया खुरोनोश मिल रही हैं। मिनाहिल अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। मिनाहिल, अपडेट कीजिएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा में और फिर उसके बाद पंजाब में सैलाब की सूरत हाल के बाद पेशावर में सब्जियों की कीमतों में ज़्यादा फ़र्क तो देखने में नहीं आया, मगर टमाटर की कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सैलाब से कबल टमाटर की सरकारी नरखनामे के मुताबिक कीमत जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो थी, जो अब बढ़कर 190 रुपये तक पहुँच गई है। इसके अलावा जो दीगर सब्जियाँ हैं उनकी कीमतें उसी तरह बरकरार हैं, जिस तरह अदरक 500 रुपये किलो, लहसुन 350, नींबू 190, आलू जो है वो 60 रुपये फ़ी किलो, उनकी कीमतें जो है बरकरार हैं। यहाँ पर मंडी में दुकानदारों से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना था कि टमाटर जो है वो पंजाब से लाया जाता है और पंजाब में सैलाब सूरत हाल की वजह से क्योंकि रास्ते बंद हैं इसलिए टमाटर यहाँ आ नहीं रहा और पेशावर की मार्केट में जो टमाटर मौजूद है उनकी कीमत में इजाफा हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आइंदा चंद दिनों में अगर रास्ते खोले नहीं जाते और पंजाब में सूरत हाल ठीक नहीं होती तो टमाटर की कीमत और दीगर सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा भी हो सकता है। ओ गॉड, मजीद इजाफे का भी कहा जा रहा है। मिनाइल, बहुत शुक्रिया, पेशावर से आप हमें रिपोर्ट कर रही थी। एक तो हालिया सैलाब आया हुआ है और फिर महंगाई का सैलाब आया हुआ है, अगर इसमें मजीद इजाफा होता है तो फिर आवाम की हालत ज़ार आप और हम समझ ही सकते हैं। जहाँ सैलाब ने लाखों लोगों को मुतासिर किया है, वही इसके बराह रास्त असरात अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर पड़ने लगे हैं। जिस तरह हम आपको बता भी रहे हैं, इदारा शुमारियात का ये बताना है कि गुज़श्ता हफ्ते 18 बुनियादी अशिया महंगी हो गई हैं, जिसमें ये सब्जियां जिनकी हम बता भी रहे थे उनकी कीमतें भी शामिल हैं, जिसके नतीजे में हफ्तावार महंगाई 3.57% तक पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या इसको कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर कोई इकदाम किए जाएंगे और जो एक्सपोर्ट की जा रही होती हैं सब्जियां और फल पाकिस्तान की तरफ से, क्या उनको रोका गया या वो सिलसिला इस वक्त भी जारी है? क्योंकि अगर वो एक्सपोर्ट होती रहेंगी तो पाकिस्तान में किल्लत हो जाएगी एंड देन हमें एंड में करना ये पड़ता है कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है महंगे दामों। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। जाहिद गिशकोरी, नुमाइंदा खुसूसी हम न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इंतजामी सतह पर और हुकूमती सतह पर इस सारे मामले से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। जाहिद, ओवर टू यू, बताइएगा सबसे पहले तो इस वक्त गवर्नमेंट या इंतजामिया इस मामले को किस तरह से देख रही है? क्या ये इस वक्त तरजीहात में शामिल भी है कि अशियाए खुरोनोश जो हैं वो किस हद तक महंगी होती जा रही हैं राइट नाउ? देखिए, एक तो बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो फूड बास्केट है मेजर अपर पंजाब का, पाकिस्तान के 35 शहर हैं, उनका कम अज़ कम 4 लाख फसलें जो थी, एकड़ ज़मीन थी,
वो बिल्कुल तबाह हुई है। ये मेजर फूड बास्केट है जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी या इस पंजाब के बड़े शहर हैं, वहाँ पर ये सारी सब्जियां और हर चीज़ फराहम की जाती है वहाँ से मार्केट्स में। आपको मैं ये बताऊँ, मेजर जो बड़े शहर हैं, शेखोपुरा है, सियालकोट है या फिर लाहौर है, उसकी जो फूड बास्केट थी रिवर रावी के साथ साथ वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है, जिस वजह से ये सारा महंगाई का तूफान है। और ये तूफान बढ़ेगा जब सिंध में ये दाखिल हो रहा है सैलाब, और वहाँ से भी मेजर फूड बास्केट जो है एक तवक्को की जा रही है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, तबाही हो सकती है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि 40 लाख लोग मुतासिर हुए हैं पंजाब में। 1988 के बाद ये सबसे बड़ा सैलाब है पंजाब के 11 अजला में। इससे पहले साउथ पंजाब का अगर आप देखें, मियावाली से लेके जो रिवर बेड है इंडस का, उसमें पहले ही सैलाब है 2.5 महीने से, जिसकी वजह से ये सप्लाई और डिमांड का मसला है। अब आप टमाटर की कीमत खुद इस्लामाबाद में इतवार के दिन 390 रुपए थी। जब अब मैंने पूरे अपने कोलीग्स को सुन रहा था जो आपने मुझे सुनवाया, टमाटर की मेजर वजह जो अफगानिस्तान से आ रहा है और पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिस्टर्बेंस है, और 300 से जायद कंटेनर वहां पर गुज़श्ता 4 दिनों से खड़े हुए हैं। यही एक वजह है कि सप्लाई वहां से बंद है, और पाकिस्तान में बिलखसूस जो बड़े शहर हैं वहां पर सप्लाई ना होने की वजह से ये प्राइसेस बहुत आगे चली गई हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंतजामिया कोशिश कर रही है। और टमाटर की जिस तरह आपने बताया कि अफगानिस्तान से टमाटर आता है और वहाँ पर ट्रक चूँकि खड़े हुए और कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो सब्जियां काश्त हो रही हैं, अब सबसे ज़्यादा कौन सा बेल्ट मुतासिर हुआ है काश्त के हवाले से और फिर इनकी सप्लाई के हवाले से, और कौन सी सब्जियां ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं मार्केट में आने के लिए? जो सीजनल सारी सब्जियां थी ये तो स्टोरेज में थे, प्याज वगैरह और आलू वगैरह, इनके प्राइसेस भी बहुत आगे गए हैं। अगर 60 रुपए थे इस्लामाबाद में, लेटेस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने प्राइस लिस्ट ली है, वो 120 रुपए तक पहुंच गए हैं। स्टॉक की कमी है। और जो मेजर फूड बेल्ट है, अगर आप पंजाब का पूछना चाह रही हैं, वो चिन्योट है, जंग है, और सबसे ज्यादा फसल जो है वो तिल की, गन्ने की फसल और चावल की फसल डिस्टर्ब हुई है। जितनी सीजनल हमारी सब्जियां थी वो इस पूरे बेल्ट में डिस्टर्ब हुई हैं, खराब हो गई हैं और पानी से बह गई हैं। अगर ये सिंध में यही सूरत हाल रहती है और ये खतरा है कि 31 शहर जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे, जो यहाँ से सैलाबी रेले जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में यूँ समझिए कि जो मेजर फूड बास्केट है वो तकरीबन 11 लाख एकड़ जो है वो डिस्टर्ब होगा। और मेजर जो इस्लामाबाद या पंजाब या दूसरे शहरों में वो सिंध से इस वक्त चीज़ें आ रही होती हैं, क्योंकि सिंध 2 महीने पहले एडवांस में जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं या सब्जियां होती हैं वो पूरे मुल्क को दे रहा होता है। ठीक है, तो ये सारा डिस्टर्ब करेगा। और गंदम इस वक्त जो सिचुएशन है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, कौन कौन सी फसलें जो है ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है, चाहे वो सब्जियां हों या फिर फ्रूट्स वगैरह हों। क्या उनकी एक्सपोर्ट को राइट नाउ रोका गया है या कुछ हद तक कम किया गया है पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए? क्योंकि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान में तो किल्लत हो जाएगी फिर मजीद। नहीं, पाकिस्तान को खुद अपनी डोमेस्टिक इस वक्त चीजें चाहिए। अगर आप ओवरऑल देखें, पाकिस्तान इस वक्त बाहर ज्यादा नहीं भेज रहा है। अगरचे किसी हद तक अफगानिस्तान के रास्ते चीजें जाती हैं, लेकिन 4 दिनों से बिल्कुल वहाँ डिस्टर्बेंस है और काफी तादाद में कंटेनर्स खड़े हैं, सैकड़ों की तादाद में, जिससे अफगानिस्तान में भी जल्ला आया है, वहां पर भी उनको मदद की जरूरत है। तो एक अल्लाह ना करे क्राइसिस सिचुएशन लग रही है जो फूड के हवाले से। बिलखसूस गंदम का अगर आप देखें, गंदम की 100 केजी की बोरी 8800 रुपए से 9000 तक पहुंच गई है। और पूरा बलोचिस्तान, जिसको पंजाब से गंदम जाती है या खैबर पख्तूनख्वा को, वहां से अगर 6600 रुपए 100 केजी की थी। इसीलिए प्राइसेस जो है 1 किलोग्राम आटे की वो 21 रुपए पर केजी बढ़ी हैं पिछले 7 दिनों में। उसकी वजह यह है कि या तो जानबूझकर एक माफिया भी है जो इस तरह के माहौल से फायदा उठाता है। गवर्नमेंट जहां दूसरी तरफ मसरूफ है, पूरे मुतासरीन हैं, उनकी मदद के लिए वहाँ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि माफिया जो है वो स्टॉक करके बैठा है। एग्जैक्टली जाहिद साहब, असल चैलेंज हुकूमत को भी यही है कि इसके बाद जो माफिया सर उठाएगा उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। अभी गन्ने की फसल की भी आपने बात की, इसके बाद शुगर माफिया सामने आ जाएगा, फिर चीनी की कीमतों में या तो इजाफा हो जाएगा या चीनी वैसे ही गायब हो जाएगी। जाहिद गशकोरी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ना है, लाहौर की थोड़ी सी हमने बात करनी है। वहाँ पर चूंग का जो इलाका है वहाँ पर उसकी रिहायशी है रज़िया बीबी।
वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुई हैं इस सैलाब से, और उनकी ज़िंदगी का 1988 के बाद उन्होंने बताया कि ये सबसे खौफनाक सैलाब है जिसने उनका सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। किराए के मकान में रहने वाली रज़िया बीबी जो है उनका घर पानी में डूब गया है, तो वो अपने अहले खाना के साथ खैमा बस्ती में इस वक्त पनाह लेने पर मजबूर हैं। और 1988 के बाद वो सैलाब जिसने इंडियन पंजाब को भी और पाकिस्तानी पंजाब को भी बहुत ज़्यादा मुतासर किया था, और कई 100 ऐसे लोग थे जिनकी जानें चली गई। उसके बाद वो बता रही हैं कि ये उसी तरह का सैलाब या उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक मुझे लग रहा है। उनकी ज़िंदगी इस वक्त किस तरह की है, उनके दिन रात कैसे गुजर रहे हैं, हुनैन अमीन ने उनसे बात की है, ज़रा उनकी तरफ चलते हैं। रज़िया बीबी का ताल्लुक वैसे तो बहावल नगर से है, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से नवाही लाहौर में दरियाए रावी से मुत्तसिल इलाके थीम पार्क में रहती हैं। इस तरह दरियाई सैलाब जो सब घर बार डुबा दे, इन्होंने 1988 के बाद पहली बार देखा है। 88 वाला बोडा देखा है, उस तो पीछे बोडा नहीं देखा। अब हुण सैलाब आया है, किराए ते मकान है लियो है, समान विच पिया ने लोड़ गल गयो नहीं, जरा जने किवें पिया। ऐसा नहीं वेखा कोई नुकसान पीछा होया है, डट्ठा है डिग्गा जो कुछ है पीछा ही पिया। आप मैं मुथाज हाँ भाई, मैं ना काम कर सकती ना कार कर सक रही हूँ, सोटी तो टुर नहीं है, सोटी दवा नहीं है। इनका कहना है कि यहाँ कैंपों में तो इन्हें खाने पीने की अशिया मैसर हैं, लेकिन इनका घर और अपना तमाम सामान बंद टूटने की वजह से डूब चुका है, जिसकी अब कोई खैर खबर नहीं। वहाँ सैलाब से तो बच गए, लेकिन यहाँ अब तेज़ बारिशों का मसला है। उदू बारिश ही है ना, उदू सैलाब है। इनके मुताबिक रात में अगर इन्हें वक्त रहते इतला ना मिलती तो शायद इनका भी वहाँ अपने गांव से निकलकर यहाँ आना मुश्किल हो जाता। रज़िया, इनके बाल बच्चे और एक बकरी गुज़िश्ता कुछ दिन से इन्हीं कैंपों में पनाह गुज़ीन हैं जो चुंग के मकाम पर वाक़ हैं। इस ज़िंदगी के मोड़ पर जो अब सैलाब के बाद आन पहुंचा है, इन्हें किसी बेहतरी की अब कोई उम्मीद तो नहीं। अलबत्ता ये कहती हैं कि कुछ इमदाद हो जाए तो मेहरबानी है, कुछ ना भी हो तो भी मेहरबानी। यूँ कोई इमदाद देवन, साड़ी छां छपरी काई ने आ निक्के निक्के बाल है ना, कपड़ा सीढ़ी साडा बिच्चे पिया है। गरीब बंदे हाँ निकला जी, इमदाद करन तो उन्हां दी मेहरबानी, ना करन ताई उन्हां दी मेहरबानी। ये कुदरती आफात के नतीजे में होने वाली हिजरतों और उसके बाद के मराहिल की सिर्फ एक झलक है, और वो भी लाहौर जैसे बड़े शहर से। सिर्फ इस ही साल शदीद गर्मियों और उसके बाद सैलाबों और तेज़ बारिशों जैसे इंतहाई वाक़यात में लगभग 20 लाख से ज़ायद लोग अपने घर बार तर्क करने पर मजबूर हुए हैं। इन तमाम नुक़सानात का असल तखमीना और मुकम्मल नुक़सान का हजम करीब नाकाबिले तदारुक है। इन खैमा बस्तियों का मैसर आना भी इनके लिए नेमत होता है, क्योंकि अक्सर ये इमदाद भी नापैद है, जबकि इनमें भी कई आजमाइशें हैं जिनमें ख़वातीन और बच्चों से जुड़े मखसूस मामलात पर बात ही बहुत कम होती है, तो इनका मुकम्मल हल होना तो अभी दरकिनार है। ये हज़ारों कहानियों में से एक कहानी है, एक रज़िया बीबी है। इस तरह की और पता नहीं कितनी रज़िया बीबी हैं जो इस वक्त इमदाद के मुंतज़िर हैं और इंतज़ार कर रही हैं कब ये पानी उतरेगा और दोबारा से वो फ्रॉम द स्क्रैच अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सिंध में सैलाब का खतरा शिद्दत अब इख्तियार करता जा रहा है। महकमा मौसमियात और हुकूमत सिंध ने वाज़ेह वार्निंग जारी की है कि गुड्डू और सखर बैराज पर आने वाले दिनों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का रैला गुजर सकता है। तो सवाल यह है कि सिंध हुकूमत की तैयारी कैसी है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान शेख साहब ने। बैरिस्टर साहब, वेलकम करेंगे आपको शो में। सबसे पहले यही सवाल आपसे कि अब पंजाब के बाद सिंध में ये रैले दाखिल होंगे, गुड्डू बैराज, सखर बैराज, यहाँ पर ऊंचे दर्जे के सैलाब हो सकते हैं। क्या तैयारी सिंध हुकूमत ने की है अब आबादी को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए? देखें, एक तो ये है कि इसके अंदर हमें 2022 के अंदर एक बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ, तो उसके हवाले से एक पूरा कंप्लीट ना सिर्फ सर्वे हुआ, जो इम्पैक्ट वीक थी वो हमारी आइडेंटिफाइड है, प्लस हमने फोकस किया जो एक्चुअल एक्सपोज पॉपुलेशन जो हो सकती है। तो इसमें तकरीबन आपके 1.6 मिलियन जो है वो लोग, यानी कि तकरीबन 16 लाख की आबादी है जो अफेक्ट हो सकती है इस तरह की सिचुएशन के अंदर। और उनके लिए ना सिर्फ रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं तकरीबन 900 से ज्यादा, बल्कि ज्यादातर फोकस, क्योंकि इस वक्त जो पानी आएगा पंजाब से और वो जो आपके पंजन पे जमा होगा ट्रिमू से होता हुआ 4 दरियाओं का, तो उसके अंदर जो मेन कंसर्न है वो सखर डिवीजन
और जो हमारा लाड़काना डिवीजन है, अगर उनकी हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ये तकरीबन 5 लाख की पॉपुलेशन बनती है। और अगर स्पेसिफिकली सक्खर डिवीजन की बात करें तो 3,63,000 की पॉपुलेशन है, जिसमें 753 गांव आते हैं, तकरीबन 5,000 लाइफ स्टॉक है, 2,42,000 की तकरीबन जो एकर्स क्रॉप्स है जिसका डैमेज होने का खतरा है। तो इसके लिए ना सिर्फ 37 इवैक्यूएशन पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है, 205 बोट्स हैं जो लोगों के लिए और साथ साथ जो मवेशी हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए डेडिकेटेड ट्रांसपोर्टेशन है। बैरिस्टर साहब, अगर मैं जानना चाहूँगी कि स्पेसिफिकली सक्खर के लिए क्या तैयारी की गई है और अभी तक क्या रिसर्च की गई है? अगर खुदा ना खास्ता पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है तो कितने लोगों को खाली सक्खर की अगर बात करें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाना पड़ेगा? देखें, एक तो हमें 2-3 चीजें हैं, क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ी सी स्पेकुलेशंस की वजह से लोगों के अंदर कंफ्यूजन्स भी चल रही है। जो रेले की जिक्र कर रहा है कि जो पंजाब से आ रहा है, तो ये 4 दरियाओं से होता हुआ आएगा। आपका रावी और सतलज से एक अलग टाइम फ्रेम में आएगा और जो चेनाब और झेलम से वो एक अलग टाइम फ्रेम में आएगा, जिसको ना सिर्फ हम मॉनिटर कर रहे हैं बल्कि उसकी टाइमिंग बहुत अहम है। जो आपका मेन इस वक्त सैलाबी रेला जो पंजाब में आप देख रहे हैं तबाही मचाता हुआ आ रहा है चेनाब रिवर की तरफ वजह से, तो ये एक पॉइंट है पंजाब में जिसको आप ट्रिमू कहते हैं। ये यहाँ से होता हुआ पंजनत पे जमा होगा, पंजनत पे ही आपके जो रिमेनिंग रिवर्स हैं वो भी आपके इसके साथ अलाइन करेंगे, लेकिन उसकी टाइमिंग्स में फर्क है। क्या टाइमिंग होगी? हम तैयारी दोनों रेलों की, ठीक है, दोनों रेलों की क्या टाइमिंग होगी? जी देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो सतलज वाला है तो इसको 74 घंटे का इसका डिस्टेंस बनता है। इसी तरह ट्रिमू का जो है वो 81 आवर्स का डिफरेंट डिस्टेंस बनता है। तो ये हर डिस्टेंस एक मिनट काउंट करता है, क्योंकि जब हम Q6 की बात करते हैं तो दीज Q6 आर कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ पर सेकेंड। तो ये ऐसा नहीं है कि ये चारों आपके जो रेले हैं ये एक साथ आएंगे, 2 आपके अलग रिवर्स आ रहे हैं, 2 आपके डिफरेंट रिवर्स आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, कौन सा दिन ऐसा है बैरिस्टर साहब जिसमें सिंध के लोग और स्पेशली सक्खर के लोग, गुड्डू के लोग जो हैं उनको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है? ये मैं जानना चाह रही हूँ बेसिकली। जी, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आज रात लेट नाइट या सुबह तक हमें पंजनत पे पीक जो है, जो गुड्डू और सक्खर बैराज की तरफ पानी आ रहा है, उस पीक की एक्चुअल कैलकुलेशन सामने होगी, हम आप लोगों के सामने भी लाएंगे। और 6 तारीख को ये गुड्डू बैराज के ऊपर पानी आएगा और एक्सपेक्टेड है कि सक्खर बैराज पे 7 या 8 तारीख को ये पीक टच करेगा। तो ये जो सक्खर के एरियाज हैं, जो लाड़काना डिवीजन है, सक्खर डिवीजन है, तो ये जो 6, 7, 8 आप 5 कह लें ऑन द सेफ साइड, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो हमने मैकेनिज्म बनाए हैं वो ये कि तमाम जिला हेडक्वार्टर्स के अंदर ना सिर्फ कमांड कंट्रोल सेंटर्स बल्कि तालकास के अंदर हम आपको, बल्कि मैं आपसे शेयर भी कर लेता हूँ, मेरे पास पड़ी भी होगी स्लाइड, तो इसके अंदर हर एरिया की GPS कोऑर्डिनेट्स ना सिर्फ इवैक्यूएशन पॉइंट्स के बनाए बल्कि उनके जो रिलीफ कैंप्स हैं उनके GPS कोऑर्डिनेट्स तमाम लोगों के साथ शेयर कर दिए गए। साथ साथ जो फोकल पर्संस हैं उनके नाम, नंबर के किसने इवैक्यूएट कराना है, कौन कौन सी बोट्स जो है वो ह्यूमन रेस्क्यू के लिए, कौन सी जल्दी से मेरे साथ में ये भी बता दें, जो कि देहाती इलाके हैं वहाँ पर लोगों ने माल मवेशी भी रखा होता है, उनके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जरा जल्दी से बता दें उनको वहाँ से निकालने के लिए क्या किया? देखिए, एक तो रेस्क्यू 1122 की बोट्स हैं जो ह्यूमन रेस्क्यू करेंगी, प्लस आपकी बड़ी बोट्स होती हैं, और ये लोग आज से नहीं काफी टाइम से, बल्कि ये जो पानी होता है ये इनकी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होता है और एक नॉर्मल फ्लड में भी इनकी नकल मकानी होती है। लेकिन पानी साहब के इंतजामिया जो है वो यहाँ पर एक्टिव है, लोकल गवर्नमेंट यहाँ पर एक्टिव है, इट्स ऑलवेज रीअश्योरिंग के काम किया जा रहा है और प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अरसलान मेयर सक्खर हमारे साथ मौजूद। और हम कहते हैं कि कौन कौन सा वक्त, यानी कि 6, 7 और 8 ये 3 तारीखें जो है सितंबर की, ये ऐसी हैं जहाँ पर जब सैलाब का खदशा है तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। सबसे आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और इस सारे हालात में जिस वक्त पाकिस्तान भी मुश्किलात से गुजर रहा है, हम नहीं भूलते तो एक मुल्क को नहीं भूलते, और वो है
फ़लस्तीन, गज़ा। 7 अक्टूबर 2023 से जो सिलसिला मज़ालिम का शुरू हुआ था वो इस वक्त भी जारी है और अब सिचुएशन ये है गज़ा में कि वहाँ पर फ़ैमिन जो है ना वो नज़र आ रहा है, कहत सारी हो चुकी है और वहाँ पर खाने पीने के लिए कोई चीज़ें मौजूद नहीं हैं। जानों का ख़तरा तो था ही, जो फ़लस्तीन के अंदर जो यहूदी मौजूद है, जो उनका मुहासरा है, उसकी वजह से लोगों की जानें तो जा ही रही हैं। अब भूख की शिद्दत की वजह से भी वहाँ पर लोग मरना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। गज़ा का मुहासरा तोड़ने के लिए दुनिया के 50 ममालिक के 100 से ज़ायद जहाज़ों पर मुश्तमिल समूद फ्लोटिला मंजिल की जानिब रवां है। मौसमी हालात के बाइस ताख़ीर के बाद अब ये जो स्मूथ फ्लोटिला है, जहाँ पर शामिल जहाज़ पीर के रोज़ बार्सिलोना से रवाना हुए और इन जहाज़ों पर माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, इंसानी हुकूक के कारकुन थियागो आवेला और तकरीबन 350 दीगर कारकुनान के साथ सहाफ़ी और इसमें फोटोग्राफर्स भी शामिल हैं जो उस तरफ रवां दवा इनका काफिला। बिल्कुल, बहुत ही फेमस फोटोग्राफर है मॉरिसियो मोरालेस भी इसमें मौजूद हैं, जो अल जज़ीरा के लिए बहरी जहाज़ अल्मा से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, इस फ्लोटिला को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कवरेज भी मिल रही है। हमारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी इस फ्लोटिला के अंदर शामिल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब। उनकी तरफ चलते हैं, वो इसका हिस्सा हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। वो क्या देख रहे हैं, क्या मोटिवेशन है और किस तरह से परसेवरेंस का मुजाहरा, इस्तकामत का मुजाहरा किया जा रहा है इसमें शामिल लोगों की जानिब से। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप इस फ्लोटिला में शामिल जो पाकिस्तानी वफ़द है उसके बारे में हमें बताइए। पाकिस्तान में एक फ़लस्तीन के लिए काम करने वाली तंजीमों ने एक कोलेशन बनाई है, फ़लस्तीन एक्शन कोलेशन पाकिस्तान। तो उनकी आपस में मशवरे से, कंसल्टेशन से ये ग्रुप डिसाइड हुआ, वफ़द डिसाइड हुआ और इस वफ़द को की क़यादत मेरे हवाले की गई। और हम ये वफ़द के अफराद जो हैं ये कुआलालंपुर भी गए और वहाँ पे जो फार ईस्ट की जो फ्लोटेला है, एशियन कंट्रीज़ की जो फ्लोटेला है, समूद नुसांतारा, उसके जो तकरीबात हैं, फ्लैग ऑफ सेरेमनी हैं, उसमें भी शिरकत की। और फिर यही वफ़द जो है वो अब ट्यूनिस भी जाएगा। तो ये 8-10 तंजीमें जो फ़लस्तीन के लिए काम कर रही हैं, उनकी एक कोलेशन है, फ़लस्तीन एक्शन कोलेशन पाकिस्तान। और उनकी बाहमी कंसल्टेशन और मशवरे से सेनेटर साहब बड़ा ज़बरदस्त काम है जो आप और आप जैसे दीगर लोग मिलकर करें, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल है जो कि दबाव भी बढ़ाता है और उनकी जानिब से रुकावटें भी खड़ी की जाती हैं। अब अगर दोबारा से रुकावटें खड़ी की जाती है तो किस तरह से आपने प्लान किया कि सामना किस तरह से करना है इसका? समंदरी रास्ते से जो ख़तरात हैं, देखें जो ऑप्शंस हैं मुमकिन वो, या जो सूरतें हो सकती हैं मुमकिन वो क्या है, वो यही है कि एक सूरत तो ये है कि हम गज़ा तक पहुंच जाएं, ब्लॉकेट को तोड़ें, इमदाद, खुराक, अद्वियात और पानी वहां पे पहुंचाएं। और उसके बाद जो है ये एक ज़रिया बन जाए, बुनियाद बन जाए, आगाज़ बन जाए एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कॉरिडोर को एस्टेब्लिश करने का। दूसरी सूरत यह है कि हमें रोका जाए और उसके नतीजे में हमारी गिरफ्तारियां हो और उसके बाद डिपोर्ट कर दिया जाए हमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर। तो एक दूसरी मुमकिन सूरत यह होती है। और तीसरी मुमकिन सूरत जो कि माजी में फ्लोटेला के साथ हुआ है, इसराइल उसके ऊपर हमला भी कर देता है और उसमें 8-10 लोग माजी में भी वो जाँ बहक हो गए थे। तो ये एक मुमकिन सूरतें हैं और ख़तरात से भरा हुआ मिशन है। ये कोई एडवेंचर नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा ख़तरा है जो कि हम इसलिए मोल रहे हैं ताकि दुनिया भर के आवाम को फ़लस्तीन की तरफ मुतवज्जे करें और उन आवाम से अपील करें कि वो अपनी रिजीम्स को झंझोड़ें, अपनी अपनी रियासतों को झंझोड़ें, अपनी अपनी हुकूमतों को जगाएं और रियासती और हुकूमती सतह पर इस जेनोसाइड को रुकवाने के लिए हुकूमत और रियासतों को। मुश्ताक साहब, जिन तमाम ख़तरात का आपने जिक्र किया है, जिन तमाम पॉसिबिलिटीज़ का आपने जिक्र किया, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोगों का वहाँ पर जाना, गज़ा के लोगों के लिए उनकी इमदाद करने के लिए, खाने पीने की चीज़ें पहुँचाने के लिए, डेफिनेटली ये जो है ना जाहिर करता है कि आप लोगों की मोटिवेशन और परसेवरेंस जो है ना वो नज़र आ रही है। अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा कवरेज दे रहा है इस फ्लोटिला को। आप समझते हैं कि ये दबाव इससे मज़ीद बढ़ेगा इसराइल के ऊपर? और दैन अगेन सुहाना ख्वाब भी हम इसको समझ सकते हैं कि मुहासरा ख़त्म करने पर हम इसराइल को मजबूर कर सकते हैं इंटरनेशनल कवरेज के बाद? ये जो फ्लोटेला की ग्लोबल समूद फ्लोटेला है, इस के दौरान मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में एक कैंपेन हो
और पूरी दुनिया में फ़लस्तीन की बात हो, पूरी दुनिया में गज़ा के बचाने की बात हो, पूरी दुनिया में इसराइल के जो जेनोसाइड जारी है इसको रोकने के लिए जद्दोजहद और आवाज़ उठाने की बात हो, तो एक तो मैं अपील करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो आवाम हैं वो इस फ्लोटेला के दौरान, जो कि एक हफ्ते की कम से कम एक्टिविटी होगी, इसके दौरान वो उठें, निकलें और अपनी हुकूमत पर दबाव बढ़ाएं कि वो लिप सर्विस और ज़बानी जमा खर्च के बजाय अमली तौर पर इस जेनोसाइड को रुकवाने के लिए किरदार अदा करें। दूसरा, मैं तलबा और तालिबात से, नौजवान बच्चों और बच्चियों से कहूँगा कि वो अपने कीबोर्ड के ज़रिए से फ़लस्तीन की तस्वीर को, फ़लस्तीन के दर्द को वो आवाज़ दे, उसको रिप्रेजेंट करें और जो ग्लोबल समूद फ्लोटेला है इसकी जो वो हैं वो आवाज़ बने, इसकी तशहीर करें और इसकी मैसेज को दुनिया भर तक फैलाने के लिए बिल्कुल ये मैसेज दुनिया भर में फैलाने की ज़रूरत भी है। और दुनिया भर के 50 ममालिक हैं सेनेटर मुश्ताक साहब जो कश्तियों के जरिए और इस वक्त के साथ जो है वो जा रहे हैं ताकि मदद की जा सके गाजा में मौजूद लोगों की। अगेन ये नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव है, लोग अपनी मदद आपके तहत ही करें, गवर्नमेंट्स की जानिब से ये नहीं किया जा रहा और ये खतरात भी मौजूद हैं कि इसराइल अटैक भी कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये कि इंसानियत जिंदा है ना, 50 ममालिक से या इससे ज्यादा लोग जो हैं वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है जाने की। अब आपको लगता है ये बैनुल अक़वामी यकजहती की शक्ल एक इख्तियार कर गई है इन 50 ममालिक से लोगों का जाना, इसकी इंपॉर्टेंस आप किस तरह से देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट डालेगा? ये इम्पैक्ट डालना चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको बहुत ज़्यादा कवरेज दे रहा है। सेनेटर मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि हमारे अपनी शॉर्टकमिंग्स, हमारे अपने चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा और इस वक्त एक कुदरती आफत का सामना भी हमें करना पड़ रहा है। और राइट नाउ पंजाब के अंदर अगर हम सिचुएशन देखें तो सैलाब की वजह से, फ्लड्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो मुतासिर हो रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में क्या सिचुएशन है राइट नाउ सैलाब की वजह से? हमारे नुमाइंदगान की तरफ चलते हैं, वो हमें बताएंगे। राजनपुर के इलाके कोट मिठन दरिया सिंध के मकाम पर यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बेनज़ीर चाचर शरीफ का जो ब्रिज है, यहाँ से जो दरिया सिंध का जो सैलाबी रेला है वो इस मकाम से गुजरेगा। अगर बात की जाए दरिया सिंध की सैलाबी सूरत हाल की, जो कच्चा जात के जो लोग हैं वो नकल मकानी का सिलसिला भी शुरू है। इस वक्त हम जिला लोधरा की तहसील कैरोड़पा के जो है दरियाई बेल्ट के अंदर जो है शाहपुर पतन के मकाम पर मौजूद है। वसी पैमाने पर काश्त की गई फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं, जिसके वहाँ के मकीन शदीद परेशान है। दरियाई अतराफ में मौजूद आबादियाँ भी पानी की लपेट में है। इस वक्त हमारे साथ मकीन मौजूद है, उनसे जाने की। सारी शक्कर खंडी आई, मक्की आई, वो डूब गई, माल दा घाय वो डूब गए, सारे घर भी ढह गए तले। किसान जो है अपना सारा साल मेहनत करने के बाद अपने अनाज को पका लेता है, तो जब पानी आता है तो वो सारा इनका अनाज जो है बहा के ले जाता है, जिसके बायस इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इजाफे की वजह से नौशहरा जदीद दर्जनों जो हिफाजती बांध टूट चुके हैं। जब हमारी मकामी लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि अगर हम ये मकान छोड़कर कैंपों में मुंतकिल होते हैं तो पीछे से हमारे माल मवेशी और कीमती सामान चोरी हो जाता है। रेस्क्यू 1122 के कैंप भी फाल हैं, जो किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तैयार हैं। जी आज बिल्कुल बहावल नगर के नवाही इलाके फकीर वाली में बारिशों के बाद जो सैलाबी सूरत हाल बन चुकी है, जिसके बाद जो है 40 के करीब जो गाँव हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। तैयार खड़ी फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और जानवरों के लिए जो चारा है, किसानों का कहना है कि वो भी मुकम्मल तौर पर हमारा तबाह हो चुका है। किसान का कहना था कि अगर हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से या हुकूमत की तरफ से हमारे लिए कोई इमदादी पैकेज अनाउंस ना किया गया या हमारी मदद ना की गई तो हमें जो गंदम की काश भी बड़ी मुश्किल दिखाई देती है। जी बिल्कुल, बहावल नगर की तहसील चिश्तिया से मुलाकात दरिया सतलुज में पानी की सतह में बतदरीज वो मुसलसल इजाफा देखने में मिल रहा है। यहाँ पर मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर आने के बाद डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से 18 के करीब स्कूल बंद कर दिए हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे बच्चों को बाकायदा तालीम दी जा रही है और इसके साथ साथ यहाँ पे खेलों की सरगर्मियों को भी जारी रखा हुआ है। जी, सैलाब के हवाले से तो खबरें और जो वहाँ पर सिचुएशन है वो हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। वो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का नया रिकॉर्ड बना है और इंडेक्स पहली बार 1,52,105 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होते हुए देखा गया। हमने सोचा कि ये खबर भी आपके साथ शेयर करना जरूरी है। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर सेगमेंट्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। ये सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ब्रेक में तो हम अपने इंटरेस्ट का फ़ायदा उठा ही रहे थे, हमने सोचा कि अब आप तक भी लेकर आते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं एक नहायत अहम शख्सियत मार्गरेट मैकलाउड से, जो कि अमरीकी महकमा खारजा की
हिंदी और उर्दू तर्जुमान हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर भी हैं। मार्गरेट मैक्लाउड अमरीकी खारजा पॉलिसी को दुनिया भर में हिंदी और उर्दू में बोलने वालों तक पहुंचाती हैं। वो एक तजर्बाकार फॉरेन सर्विस ऑफिसर भी हैं और भारत, पाकिस्तान, जापान में अमरीकी मिशंस में खिदमत सरअंजाम भी दे चुकी हैं। कितनी खूबसूरत वो उर्दू बोलती है, हमने ब्रेक में उनसे बात की है, क्या ज़बरदस्त उनके जुमले हैं। और वो जो जुमले हैं ना, मैं पाकिस्तानी ड्रामे देखती हैं, नुसरत फतेह अली खान को सुनती हैं, जनाब फैन है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी वो पाकिस्तानियों से मोहब्बत भी करती हैं और पाकिस्तानी उनको समझ भी सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है, हम उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करेंगे आपको शो में। आई लाइक दिस अंदाज जो है ना, आदाब। कैसी हैं आप मार्गरेट? मैं एकदम ठीक हूँ, मेहरबानी। यहाँ पाकिस्तान आने पर मुझे बहुत खुशी महसूस करती हूँ और यही सकाफत काफ़ी सालों से वापस आने से मैं बहुत खुशी हुई। हमारे शो में आके आपको कैसा लग रहा है, ये बताइए। कितना शानदार सहूलतें हैं आपके। ये हम स्टूडियो आने मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। थैंक यू सो मच, ग्लैड टू हैव यू। कैसा लगा है मार्गरेट, अभी तक आप किन किन इलाकों में गई हैं? पाकिस्तान आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, लोग आपको कैसे लग रहे हैं, खाने स्पेशली वो भी आपने बताना है। जी, इस दौरे पे मैं ज़्यादातर कराची में थी, जहाँ पे लोग अपने अजरक के बारे में काफ़ी फ़ख्रमंद है और मैंने कराची के फूड कल्चर बहुत इन्जॉय किया। गोलगप्पे जैसे चाट मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ इस्लामाबाद में भी मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट योर जॉब एंड योर करियर, टेल अस अबाउट इट। जी, अभी मैं महकमे खारजा की हिंदी उर्दू तर्जुमान हूँ और हमने देखा कि यहाँ जनूबी एशिया में काफ़ी लोग हैं जो बैनुल अक़वामी ख़बरें के लिए न सिर्फ अंग्रेज़ी से लेना चाहते हैं बल्कि अपने मादरी ज़बान से या उर्दू या हिंदी से बराह रास्त इत्ला ढूंढना चाहते हैं। अमरीकी हुकूमत समझा कि बेहतर हो कि हम बराह रास्त उर्दू में वही हमारे बैनुल अक़वामी पॉलिसी समझा सके। राइट। मैं न सिर्फ ऐसी इंटरव्यूज़ करती हूँ बल्कि हमारे इंटरनेशनल मीडिया हब जो लंदन में है, वहाँ से हमारे ऑफिशियल उर्दू सोशल मीडिया भी मैनेज करती हूँ। फॉर दैट यू हैव टू हैव द इंटरेस्ट फर्स्ट। आपको उर्दू सीखने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। उसका आगाज़ कहाँ से हुआ? आपके दोस्त थे कोई पाकिस्तानी या फिर उर्दू बोलने वाले, या फिर आपको खुद से ये कोई असाइनमेंट मिली कि आपने उर्दू सीखनी है एंड देन यू विल स्टार्ट दिस जॉब? और कितना टाइम लगा उर्दू सीखने में? ओह, काफ़ी वक्त हुई। पहले तो मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पे इक़्तिसादियात सीखने गई और वो अंग्रेज़ी मीडियम है, लेकिन वहाँ के लेडीज़ हॉस्टल में सब लोग हिंदुस्तानी में बात कर रही थी। रिक्शा वालों के साथ रब्ता रखना चाहती थी। वो तजर्बे के बाद महकमे खारजा में दाखिला लिया और मुंबई फिर इस्लामाबाद में वीज़ा का काम करती थी। उसकी तैयारी में पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी से ट्यूशन्स ले ली और हर रोज़ अमेरिका जाने वाले पाकिस्तानी लोगों के साथ बात करने का मौका मिला। अच्छा मार्गरेट, कितने अरसे से आप पाकिस्तान में हैं और यहाँ पर आप किन सरगर्मियों क्या क्या आप कर रही हैं, क्या आपका काम है? जी, इस बार मैं सिर्फ 1 महीने के लिए पाकिस्तान में हूँ और मेरा काम ज़राए ब्लॉग के साथ काम करने का काम है, इसलिए जितने भी सहाफ़ियों के साथ मुलाकात कर सकती वही कर रही हूँ। डेफिनेटली कम्युनिकेशन के लिए बड़ा ज़रूरी भी होता है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी अ पर्सन लाइक यू स्पीकिंग इन सो गुड उर्दू एंड हिंदी, अगर आप उसको कहना चाहें। अभी तक आप यहाँ पर ऑफिशियल विजिट के ऊपर हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर, कौन कौन सी मुलाकातें हुई हैं, कौन कौन से अहम ऑफिशियल से आपने पाकिस्तान में मुलाकात की है, एंड देन इफ़ यू कैन टेल अस अबाउट योर असाइनमेंट जो अभी पाकिस्तान में आप कर रही हैं? जी, अभी तक मैं कोई ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात नहीं की, बस सहाफ़ियों के साथ, क्योंकि वो तो मेरा काम है आम लोगों को ज़राए ब्लॉग के ज़रिए हमारी बैनुल अक़वामी पॉलिसियों समझाने का है। ठीक है, तो कौन से चैनल्स को फिर आप यूज़ करती हैं अपना मैसेज आम लोगों तक पहुंचाने के लिए? मीडियम तो ज़रूर हम के साथ काम करती हूँ, जियो जंग, ARY,
समा आज बोल जो भी है उनके साथ मैं बात करना चाहती हूँ, उनसे मुलाकातें करिए। ठीक है, अभी जो हम एक तब्दीली देख रहे हैं अमेरिकन पॉलिसी की पाकिस्तान की तरफ, उसके बारे में मैं चाहूँगी थोड़ा सा बताएं। हम ताल्लुकात जो है ना वो काफ़ी हद तक बहुत बेहतर हैं माजी के मुकाबले में। अमेरिका में इसको किस तरह से देखा जा रहा है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को? हालिया दिनों में हमने देखा कि जुलाई में हमारे एक तिजारती समझौता मिल पाया और हमारी उम्मीद है कि ये एक ज़्यादा मुआशी मौक़े का बुनियाद बन जाएगा। हम समझते हैं कि हम ऐसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं जो इलाकाई में एक अच्छी किरदार अदा करेगा सलामती तौर पर, और हम ऐसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं जो मुआशी तौर पर खुद मुख्तार है। और हम समझते हैं कि अमरीकी तरफ से हम बेहतरीन तकनीकी फ़रोग अमरीका की तरजीहात तब्दील हो रही हैं साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को लेकर, या साउथ एशिया की तरफ जो भी ताल्लुकात हैं। लाइक हम देख रहे हैं कि इंडिया के साथ थोड़ी सी कशमकश अभी चल रही है, स्केप्टिकल है। अगर हम ट्रंप इंतज़ामिया की बात करें तो तब्दीली नज़र आ रही है, अमेरिका में भी फील किया जा रहा है इस तब्दीली को पॉलिसी में साउथ एशिया के लिए। तो हम हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ जो है वो मुख्तलिफ है, और ये कोई ज़ीरो सम प्रोपोजिशन नहीं है। हम जाहिर है कि अभी पाकिस्तान के साथ मौक़े बहुत है, और हम उस मुसीबत मौक़े पर तवज्जो देना। तो आप मौक़े की बात करें, पाकिस्तान में आपको कहाँ पे पोटेंशियल या मौक़े नज़र आ रहे हैं? अमरीकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं पूछ रही हूँ, कहाँ पे पोटेंशियल आपको नज़र आ रहा है? हाल के ऐलानों में हमने देखा कि तेल के एक्सप्लोरेशन पर काफ़ी तवज्जो है, और क्रिटिकल मिनरल्स में भी हम देखते हैं कि मौक़े बहुत है। हमने अमरीकी हुकूमत ने सीखा वबा में कि हम कोई एक मुल्क पर इन्हिसार नहीं करना चाहते हैं। हमारे अद्वियात के लिए, हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए बेहतर हो कि हम अलग अलग मुख्तलिफ ममालिक से वैसी बुनियादी एलिमेंट्स इंपोर्ट करें। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली हम देखते हैं कि पाकिस्तान से लोग बाहर जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, रोज़गार के लिए। वीज़ा पॉलिसियों के हवाले से थोड़ा सा बताएं। अक्सर हम देखते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया ने वीज़ा पॉलिसी में सख्ती कर दी है, लोगों को मुश्किलात हो रही हैं। क्या वीज़ा पॉलिसी थोड़ा सा समझा दें अगर? जी, जैसे हमारे होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम ने कहा, जो अमरीकी कानून के मुताबिक आए उनको मौक़े मिले, लेकिन वो लोग जो कानून तोड़कर अमेरिका आए वो सज़ा का सामना आएगा। ठीक है। सच है कि ट्रंप इंतज़ामिया काफ़ी सख्ती से हमारे कानून अदा कर रहे हैं। अगर आपके नाज़रीन कोई ना कोई जानते हैं जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में है, उनके लिए सबसे अच्छा काम ये है कि उनको बताए कि राइट ठीक है, देने से पहले आपका पॉइंट जो है वो आ गया। लेकिन हम ओवर द इयर्स, स्पेशली ट्रंप के आने के बाद, और जो उनकी पॉलिसी है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा की पॉलिसी, उसके मुताबिक वो इस वक्त जो कर रहे हैं, और अक्सर खबरें भी आती रहती हैं कि स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा है जो वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे, जस्ट बिकॉज उन्होंने कोई इस तरह की पॉलिसी के ऊपर बात की जो ट्रंप को या ट्रंप इंतज़ामिया को पसंद नहीं आई है। ट्रंप की पॉलिसी के तहत हमने ये भी देखा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की एड ख़त्म हुई है, बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो हैं उनको ख़त्म कर दिया गया, जिसके बहुत अच्छे नतीजे आ रहे थे। लाइक आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ वन एक्सचेंज प्रोग्राम माई सेल्फ अमेरिका का। लेकिन अमेरिका में इन प्रोग्राम्स का ख़त्म करना, उसके बारे में क्या राय पाई जा रही है? पहले मैं तलब इल्म के बारे में आपने जिक्र किया, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनके वीज़ास ख़त्म हुआ उनको एहतजाज करके हमास का सहारा इजहार किया, या अमरीकी जमात के जामिया के कैंपसेस तोड़ फोड़ करके अमरीकी कानून तोड़ दिया। ठीक है। अगर कोई ना कोई अमेरिका एहतजाज करने के लिए या तशद्दुद सहारा करने के लिए आ रहे हैं, वो तो एक कानून की खिलाफ वर्जी है, और उनकी ग्रांट्स भी ख़त्म की जा रही है ना, बहुत सारी जामियात या कैंपसेस की अगर हम बात करें। ग्रांट्स तो एक अलग बात है, और सही बात है कि अमेरिका एक जमहूरियत है, और ट्रंप इंतज़ामिया अमेरिकी वोटरों से एक साफ पैगाम मिला कि हम जो भी पैसे
सरमायाकारी करते हैं वो अमरीकी कौमी मफाद में हो। बिल्कुल सही होना चाहिए। अच्छा मार्गरेट, आप जो काम कर रही हैं वो तो बड़ा ज़बरदस्त कर रही हैं, लेकिन अगर आपको एंकरिंग का मौका दिया जाए, वैसे शौक है आपको? है अगर आपको एंकरिंग का मौका दिया है, आप कैसे होस्ट करेंगी? हमारा शो का नाम है सबसे आगे, ज़रा बताएं ना किस तरह से होस्ट करेंगी अगर आपको मौका मिले। ये काफ़ी मुश्किल काम है। बेहतर हो अगर आप मुझे और वक्त दे दे ताकि मैं सोच समझ कर। आई एम श्योर इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। आप माशाल्लाह ऑलरेडी इतनी अच्छी उर्दू बोल रही हैं। अच्छा, आप हमने सुना है, हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, आपको नुसरत फ़तेह अली ख़ान बहुत ज़्यादा पसंद है। उनकी कोई कौन सा उनका गाया हुआ कलाम या फिर कौन सी कवाली उनकी आपको पसंद है? मैं बस उसका ताल पसंद है, वो रिदम और मेलोडी सुन कर सुकून महसूस होता है। क्या अच्छा, मैं ना ब्रेक में बात कर रही थी, पूछ रही थी मार्गरेट से कि कभी ऐसा हुआ है कि ना आपके दरमियान बैठ के लोग जो है ना उर्दू में बात कर रहे हों और उनको ना पता हो कि आप उर्दू समझ सकती हैं, एंड देन यू गॉट टू नो कि अच्छा ये बात करें, ऐसा कभी हुआ है? कोई फनी इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहें? अभी मैं सोच रही हूँ कि कोई ऑटो रिक्शा में बैठकर लाल बत्ती पर इंतज़ार कर रही थी और कोई काका जान अपने ड्राइवर को कह रहा था कि वहाँ एक गोरा है और मैंने उनसे करेक्ट किया, जी नहीं मैं गोरी हूँ। तो आप इंजॉय कर रही हैं राइट नाउ। यहाँ का खाना आपको कौन सा पसंद आ रहा है सबसे ज्यादा? चाट मुझे बहुत पसंद है। चाट तो बहुत किस्म की है यहाँ पर। कौन सी चाट? दही भल्ला चाट, गोलगप्पा सबसे पसंद। आज हम सारा आपका इम्तिहान जो है ना उर्दू का देकर भेजेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने कभी सोचा कि उर्दू हिंदी के अलावा भी और लैंग्वेजेस जो है ना आपको सीखनी चाहिए, या फिर अमेरिकन के अंदर रुझान कितना पाया जाता है इन लैंग्वेजेस को सीखने का? क्योंकि हम फ्रेंच स्पेनिश हमें नज़र आते हैं, वो सीखते हैं। उर्दू हिंदी इनकी तरफ रुझान होता है वहाँ पर? या मौका मिलना ज़रा मुश्किल है अमेरिका में, लेकिन हमारे बाहरी शहरों में जहाँ पे ज़्यादा आबादी ज़्यादा है वहाँ पे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में लोग ऐसे नीश लैंग्वेजेस सीखने का। ठीक है, लोगों में आपको क्या फ़र्क लगता है अमेरिकन लोगों के बिहेवियर्स में यहाँ पे? मतलब क्या आपको बेसिकली चेंज क्या लगता है? कल्चरल शॉक कोई लगा यहाँ पे आपको आके? तो है बुनियादी तौर पर हम सब इंसान हैं, मेरा ख्याल में हमारे कॉमन पॉइंट्स ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत चीज़ है पाकिस्तानी सकाफत में कि लोग मेज़बानी में कितना फ़ख्र महसूस करते हैं। और मैं हमेशा वेलकम महसूस करती हूँ जब मैं पाकिस्तान में। अच्छा, आपने एक चीज़ ज़रूर महसूस की होगी, पाकिस्तान में लोग जो टाइम देते हैं उसका मतलब है कि उसके 2 घंटे के बाद का टाइम है। ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है? कभी कभार जी, कभी कभार हो जाता है। ऑलवेज ग्लैड टू हैव यू, और हमेशा हमें बहुत अच्छा लगता है। आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन आपकी बिल्कुल ठीक है। हम मेज़बानी के अंदर ना बहुत ज़्यादा फ़ख्र और खुशी भी महसूस करते हैं। इनफैक्ट ये हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक नॉलेजेबल पॉइंट है, हमारी हाईलाइट हम कह सकते हैं हमारी मेज़बानी की। मार्गरेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर आप जिस मकसद के लिए आई हैं उसके अंदर कामयाब भी हों और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इसी तरह से बेहतर होते रहें, तो मुझे लगता है कि दुनिया एक बेहतर, एक पीसफुल जगह बन सकती है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। मार्गरेट मैक्लाउड हमारे साथ जनाब मौजूद थी। आई एम श्योर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा उनकी उर्दू को, क्योंकि हमने तो बहुत एंजॉय किया। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तानी टीम ने आलमी सतह पर एक बड़ा एजाज़ अपने नाम किया है। मैं बात कर रही हूँ हमाद ज़हीर और मिर्ज़ा अब्दुल्ला तारिक की टीम की, जिन्होंने AI हैकाथॉन में पहली पोजीशन हासिल की है, जहां दुनिया भर से 800 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया था। बिल्कुल ऐसे 128 प्रोजेक्ट्स पेश किए गए थे और उनका फातेह मंसूबा एक्सेस जॉब्स है, जो कि एक जदीद AI है और इससे चलने वाला जॉब रिकमेंडेशन सिस्टम है। ये निज़ाम जो है मुलाजमतों की तलाश को मुमकिन बनाता है और एक्सप्लेनेबल AI की बुनियाद पर उम्मीदवार को रोज़गार के बेहतरीन मौक़े भी फराहम करता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात सबसे ज़्यादा क्या है कि ये AI जो बनाया गया है ये सिर्फ 48 आवर्स 48 घंटों के अंदर इसमें रिमोट ताउन के ज़रिए प्रोटोटाइप इसका तैयार भी कर लिया गया है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एजाज़ है ये पाकिस्तान के लिए और इन दोनों के लिए भी जो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हमाद ज़हीर और मिर्ज़ा अब्दुल्ला तारिक, इन दोनों ने हमें ज्वाइन कर लिया। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हमाद एंड अब्दुल्ला, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सबसे पहले तो इस आलमी कामयाबी के बारे में हमें बताइएगा, उस लम्हे के बारे में बताइएगा जब आपका नाम अनाउंस हुआ कि ये दोनों जीत चुके हैं, दोनों ने जीत लिया है ये कॉम्पिटिशन। कैसा महसूस हो रहा था? जी थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल ये हैकाथॉन इंटरनेशनल हैकाथॉन था। इसमें ये होता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, उसी में रहते हुए आप अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं, आप डेवलपमेंट करते हैं
और फिर प्रेजेंट करते हैं और आपने जो प्रोजेक्ट बनाया होता है फिर जजेस एवेलुएट करते हैं कि किसने अच्छा बनाया। और बिल्कुल जब ये लाइव स्ट्रीम चली थी और हमारी बहुत अच्छी फीलिंग थी जब हमें पता चला कि हमारी फर्स्ट पोजीशन आ गई है। बिल्कुल हमाद, आप भी अपना एक्सपीरियंस बताएं जब पता लगा कि जी आप फातेह हैं। सोचा था कि आप फातेह करार पाएंगे जब जा रहे थे इस मुकाबले में, आपके जहन में था ये? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगा कि मुझे टोटली मेरा पहला हैकाथॉन था ये इंटरनेशनल, एंड मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि हम लोग जीत जाएंगे। मुझे अभी भी याद है, आई वॉज वे बैक फ्रॉम ऑफिस, तो मुझे अब्दुल्ला की कॉल आई एंड ही सेड कि हमाद हम फाइनलिस्ट में पहुंच गए, एंड आई वॉज रियली हैप्पी। एंड वो फाइनलिस्ट क्या, जब विनर्स अनाउंस हुए वी वर फर्स्ट, और तब बहुत खुशी हुई थी, एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेयर्स। ओके अच्छा हमाद, ये बताइए कि हम तो आर्ट्स के लोग हैं, हमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है ना यूज़ करने की हद तक तो ठीक है, बनाने का तो हमें पता नहीं, एल्गोरिदम्स का इन सब चीज़ों का नहीं पता होता। इस हैकाथॉन के बारे में बताइए, एंड देन ये जो आपने प्रोटोटाइप तैयार किया है 48 आवर्स के अंदर, इसके बारे में थोड़ी सी ज़रा डिटेल जो हम भी समझ सकें, देखने वाले समझ सकें। अच्छा, सबसे पहले हैकाथॉन के बारे में बताता हूँ। बेसिकली इट्स अ ग्लोबल कंपटीशन जिसमें आपके डिफरेंट कंट्रीज से आपके पास टीम गैदर होती हैं डिफरेंट एरिया से, और वो टीम पार्टिसिपेट करती हैं, एक प्रोटोटाइप देनी होती है विद इन अ टाइम कंस्ट्रेंट। तो हमारे पास ये जो था, ये आइडिया पिच किया अब्दुल्ला ने कि हम एक ऐसा रिकमेंडेशन सिस्टम बनाते हैं जिसमें ना हमारे पास लोगों को ईजिली जॉब हंट हो सके, और इवन के कंपनी जो अपने मुलाजमीन को तलाश करती हैं तो वो कर सके। तो हमारे पास ये था कि फिर हमने AI पावर्ड बनाया। इसमें प्रोजेक्ट था ये बेसिकली AI पावर्ड, जिसमें हमारे पास एक, अब जैसे एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से निकलता है उसके लिए जॉब हंटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो वो ये अब इजीली यूज़ करके अपना स्किल सेट डिफाइन करके इजीली जॉब हंट कर सकता है। और 48 आवर्स का जो टाइम कंस्ट्रेंट था वो काफ़ी चैलेंजिंग था हमारे लिए, क्योंकि इसमें 48 आवर्स में आपने आइडिया पिच करना होता है, फिर उसे एक वर्किंग प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करना होता है। इसका कि भाई मैं ये आइडिया लेकर आया था, तुमने तो ठीक है बाद में काम किया, आइडिया तो मेरा ही था, तो ज्यादा शेयर मेरे बनते हैं, क्यों अब्दुल्ला? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल टीम एफर्ट थी और सबकी कंट्रीब्यूशन थी इसमें। और बिल्कुल आइडिया मेरा इस तरह से था कि मैं कंप्यूटर साइंस लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, और मेरा ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से ये आइडिया आया था, और इसी को फिर मैंने इंटरनेशनल हैकाथॉन में रिप्रेजेंट किया। या अच्छा, और ये जो मंसूबे हैं ये दूसरे प्लेटफॉर्म से अगर हम बात करें तो ये आपको किस तरह से लगता है अब्दुल्ला कि ये मुख्तलिफ हैं? बिल्कुल, ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स तो हैं, जैसे लिंक्डइन है, इंडीड है, और वो भी उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं, हम उनका कम्पीट तो नहीं कर सकते, लाइक वो USA बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान से ऐसी आपको पता है एप्लीकेशन अभी डेवलप नहीं हो रही, और अब जैसे हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का ज़माना है, और इसी रिलेटेड ही अब एप्लीकेशन डेवलप हो रही हैं। तो उसी से मोटिवेट होते हुए हमने सोचा कि हम भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और हमने फिर ऐसा जॉब बनाने की कोशिश की। और बिल्कुल ये हेल्प करेगा, जो हम देख रहे होते हैं मैनुअली सर्च कर रहे होते हैं लोग जॉब वगैरह ना, तो ये इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज़ करके, और इसमें हम आसानी पैदा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इज़ इट जस्ट अबाउट रिकग्निशन हमाद के ये हैकाथॉन जीतना सिर्फ रिकग्निशन है, या फिर फाइनेंशियली भी आपको कुछ इसके अंदर बेनिफिट्स होते हैं ये जीतने के बाद? बेसिकली इसमें जो होता है, आप कहें कि अगर फाइनेंशियल आपको कोई प्राइस मिल रहा है, इट्स जस्ट अ बोनस, क्योंकि ये आपकी प्रोफाइल को, आपकी करियर को इतना बूस्ट कर देता है। एक इंटरनेशनल हैकाथॉन, एक आलमी सतह पर ये जीतना कि हम लोग नहीं इमेजिन कर सकते। इवन कि इफ़ आप बाहर कंट्रीज में जाएं, आप इंटरनेशनल पे जाएं, तो उसमें काफ़ी चीज़ें प्रमोट होती हैं, और पाकिस्तान इस चीज़ को लैक करता है। तो इन माय ओपिनियन जो हमारे पास प्राइज मनी होते हैं वो एक जैसे हमारे पास एक बोनस चीज़ होती है, लेकिन जो इसका असल होता है कि आपको एक तो टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर आइडिया देना और उसे बनाना वर्किंग प्रोटोटाइप में, इट्स मोर देन इनफ। इवन के अगर प्राइस ना भी होता, इवन के रिकॉग्निशन हमारी सिर्फ हो जाती कि हम फर्स्ट आए हैं। आई एग्री विद यू, ये एक्नॉलेजमेंट ही बहुत बड़ी चीज होती है, एंड देन इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान का नाम आ जाना तो डेफिनेटली वो भी एक प्राउड मोमेंट होता है। अब्दुल्ला, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब फ्यूचर का क्या प्लान है? क्या कमर्शियली इसको आगे लेकर चलने का मंसूबा है? क्योंकि ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स तो आप खुद भी बता रहे हैं पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल भी है। आपका इरादा है इसको कमर्शियली आगे लेकर चलने का? जी बिल्कुल, मेरी मीटिंग चल रही है। जब मैंने बताया CEO इग्नाइट सर यूसुफ को, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने मेरे से व्हाट्सअप शेयर किया, हमारी मीटिंग हुई, और बिल्कुल हम मज़ीद मीटिंग्स करेंगे, फॉलोअप भी कॉल्स हैं हमारी, तो इसके बारे हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इसको ग्रो कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सकते हैं। बिल्कुल हमाद, अब चूँकि पाकिस्तान में रोज़गार के बहुत ज़्यादा मसाइल है, नौजवान पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है, तो ये जो आपका सिस्टम है किस तरह से मददगार हो सकता है लोगों को जॉब देने के लिए, उनके रोज़गार के लिए?
अच्छा, ये मैंने जैसा पहले भी एक्सप्लेन किया कि बेसिकली इसमें आपके पास स्किल सेट सारे डिफाइन होते हैं। फॉर इंस्टेंस कि हमारे पास एल्गोरिदम्स और ये इस तरह से सिस्टम तैयार किया गया है कि यू जस्ट हैव टू इनपुट योर स्किल्स, योर डिग्री, एंड आपके पास जो जॉब होती है जो आपसे रिलेटेड होती है, आपकी फील्ड से क्लोजली मैच होती है, जो पोस्ट करती है कंपनी, वो आपको शॉर्ट लिस्ट होकर आ सकती है। इंस्टेड इसके कि आप एक पेनल्टी ऑफ जॉब्स सर्च थ्रू करें और आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड मिले बिना आप और जॉब्स में अप्लाई करें। वैकेंसीज होंगी या जो जॉब्स हैं ये कहाँ से गैदर की जाएगी, इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से होगी? ये इंटरनेट से ही ली जाएगी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से? ये बेसिकली जो हमारा भी प्लेटफॉर्म करता है वो ये करता है कि आपकी एक कंपनी पोस्ट करती है, एक जॉब पोस्ट करती है, कंपनी ने XYZ जॉब पोस्ट किया और उसने स्किल सेट डिफाइन कर दिया है कि हमें ये स्किल्स चाहिए। तो अब मैं जो होऊंगा मेरे पास अगर वो स्किल्स हैं तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर देगा कि आपके रिलेटेड जॉब पोस्ट होगी है, इंस्टेड इसके कि आप 1000 जॉब्स के सर्च करें, आप डायरेक्टली उस जॉब पे अप्लाई करें। एंड यू नो आप अगर उस जॉब पे अप्लाई करते हैं जो आपसे क्लोजली रिलेटेड है तो दैट्स मच मोर चांसेस कि आपको वो जॉब मिल जाए। तो इस प्लेटफॉर्म के बनाने के बाद आप दोनों को तो फिर जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी डेफिनेटली, लेकिन आप दूसरों को बहुत ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं, जॉब्स क्रिएट करेंगे, दूसरों को हेल्प करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन आप दोनों को। हम्माद एंड अब्दुल्ला, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर एंड आपके विजन को देखकर भी कि आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए जो है इस तरह का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं एंड अल्टीमेटली पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जी पाकिस्तान के ज़बरदस्त किस्म के नौजवान थे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी यहाँ मेहमान है हमारे पास, आपके मसले, हमारे मसले जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हमने बात करनी है, वो है आंखें जो है ना, वो आजकल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है। पिछले दिनों मेरी आंखों में भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ हुआ था, आंखें रेड हो रही हैं, फिर उसमें स्वेलिंग हो रही है। अब ये रोशनी का ज़रिया तो होती हैं आंखें और दुनिया को देखने का वसीला भी होती हैं, लेकिन आजकल मौसम चूँकि बदल रहा है, माहौलियाती तब्दीली भी है, फिर हमारा मोबाइल और कंप्यूटर्स का भी इस्तेमाल इस कदर है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से और भी इन्फेक्शंस जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आंखों के इन्फेक्शन कभी हल्की खारिश और फिर लाली या पानी आने की सूरत में भी जाहिर होते हैं। और मेरी तो पिछले दिनों आयशा तो विटनेस, आयशा मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी, मैं कहती थी कहीं आयशा को हो ना जाए। आंखें जो है ना इनकी रेड हुई हुई थी और मैं कहती थी मैंने इनकी तरफ देख के बिल्कुल भी काम नहीं करना और मैं कहती थी कि मैं सोलो कर लूंगी, लेकिन उसके बावजूद ये बैठी रही। इनको मैं बात भी देती हूँ, ये डिटर्मिनेशन के साथ बैठी नहीं, बड़े अच्छे तरीके से भी काम किया। लेकिन जिस वक्त हम ये प्लान कर रहे थे ना सेगमेंट, तो उस वक्त मेरे जहन में आया था कि दिल के बाद ना आंखें वो होती हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा गाने बनाए जाते हैं, पोइट्री की जाती है, ठीक है। आंखों के सागर, अब आंखों के सागर जो है ना उसके अंदर अगर इन्फेक्शन भी फैल जाए तो फिर उसके लिए क्या किया जाए, तो आंखों का बचाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किस तरह से हम बचा सकते हैं, किस तरह से हम ख्याल रख सकते हैं, जनरल जो एक प्रैक्टिस है वो क्या होनी चाहिए आंखों की हिफाजत की, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मारूफ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनुष्का शौकत हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। उनसे बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम भी है, हमने डिस्कस कर लिया, एक बार तो फिर से डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनुष्का। वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस। क्या कहानी है? माशाल्लाह नाम बड़ा प्यारा है। नाम की कहानी जो है थोड़ी सी मज़ेदार है, वो इस सेंस में क्योंकि पहले तो मेरा नाम मेरे पेरेंट्स ने नहीं रखा, That's what I've been told. Okay. मेरे फादर की एक खाला है, मतलब अभी भी उनसे है हमारी अच्छी बातचीत, तो उन्होंने एक दिन फ़ोन किया और उन्होंने मेरी मदर को कहा तुमने इसका नाम नहीं रखा एंड आई वांट यू टू नेम हर अनुष्का। अच्छा, तो आप रखो इसका नाम। तो फिर वहाँ से वो स्टोरी शुरू हुई। वापस आ जाते हैं आंखों के इन्फेक्शन पे। ये क्यों आजकल हो रहा है? ये जो मौसम है ये इसकी वजह है, स्क्रीन्स वजह है, क्या वजह है इसकी? एक्चुअली जो आजकल इन्फेक्शन हो रहा है उसे हम कहते हैं वायरल कंजंक्टिवाइटिस। ये इन्फेक्शन होता है एक वायरस से और मोस्ट कॉमनली हमें तो चूँकि लिटिल डिटेल्स पता होती हैं ऑफ स्टफ, तो ये एडिनो वायरस है बेसिकली। एक्सप्लेन एडिनो वायरस। एडिनो वायरस एक टाइप ऑफ वायरस है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, तो ये भी उनमें से एक किस्म है एक वायरस की। तो और आंखों की जो बाहर की लेयर्स होती हैं, तय होती हैं, जैसे ये वाइट हिस्सा है उसके ऊपर हमारी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो कि हम डॉक्टर्स को अपने स्पेशल आला में नज़र आ जाती है। ठीक है। उसकी इन्फेक्शन और ये जो एक काला डेला है उसके आगे एक ट्रांसपेरेंट विंडो होती है, जैसे हम कॉर्निया कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत
इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आई का टू सी थिंग्स क्लियरली, उसको भी ये इन्वॉल्व कर सकती है। ठीक है, तो ये किस वजह से होती है? ये वेदर की वजह से हो रही है आजकल? मोस्ट कॉमनली ये वेदर है। जैसे आम फ्लू आपने देखा होगा, चेंजिंग वेदर में, विंटर्स टू समर, समर टू विंटर, जब वेदर स्विच करता है तो वायरसेस एकदम से प्रोलिफरेट करते हैं एनवायरनमेंट में। और ये आजकल जो ह्यूमिडिटी है ज़्यादा, बेसिकली आइडियल वेदर है वायरसेस के लिए टू एक्चुअली कम आउट एंड ग्रो। बचना भी होता है, लेकिन सबसे पहले आप अलामात बता दें कि अलामात क्या होती हैं कि आपको ये वाला इन्फेक्शन हो गया। अलामात क्या होती है कि आई रेड हो जाती है, उसमें स्टिंगिंग, बर्निंग और इवन इरिटेशन ये होती है। स्वेलिंग भी हो जा रही है। स्वेलिंग अगर वो थोड़ी सेवेरिटी की तरफ जाना शुरू हो जाए तो वो स्वेलिंग भी शुरू हो जाती है। उसके अलावा वाटरिंग, बहुत सारा पानी आना और रोशनी का चुभना, ये इसके बेसिकली सिम्टम्स है। राइट, अच्छा आपको ये हो गया है जो आजकल हमें नज़र भी आ रहा था, सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं या फिर खुद भी कुछ कर सकते हैं जिससे आप थोड़ा कंट्रोल मैनेज कर लें? बिल्कुल, बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इन्फेक्शन है ये सेल्फ रिजॉल्विंग है। दैट मीन्स इट गोज अवे विद इन अ वीक और 2। ठीक है, अगर तो ये माइल्ड है। कुछ लोगों में जो ना ख्याल करें ये सिवियर भी हो जाती है। व्हेन इट गेट्स सिवियर तो हम मरीजों को कहते हैं कि कैसे सिवियर होती है? सिवियर ऐसे होती है कि वो आई जो है एंग्री लुकिंग हो जाती है, ज़्यादा रेड हो जाती है, उसमें से स्टिकी इन्फेक्टिव डिस्चार्ज आने लगता है। और पेशेंट्स अ लॉट ऑफ टाइम्स कहते हैं अब हमारी विजन भी ब्लर होना शुरू हो गई है। मेरे साथ ये हो रहा था। सो मतलब आपने एहतियात नहीं की? मेरा बड़े लंबे टाइम पीरियड, क्योंकि हमारा तो काम है मेकअप भी करना है, चीजें भी इस्तेमाल हो रही हैं बिल्कुल, तो आंखों में तो कांटेक्ट लेंसेज भी पहनती हूं। सो दैट इज अनदर एडेड फैक्टर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कांटेक्ट लेंसेज उस टाइम में फिर आपने नहीं पहन रहे अगर आपकी इन्फेक्शन है? नॉट एट ऑल, आंखों से जितना दूर रहे उसमें आंखों की भलाई इसी में। ना उनको आंख को टच करें बार बार, क्योंकि हमारे हाथों पे जरासीम होते हैं। ठीक है, हम जगह जगह हाथ लगाते हैं और बेदहानी में भी लगाते हैं। और फिर हम अगर उसमें आंख रब कर दें तो वो जो वायरस एक चल रहा होता है उससे इम्यून डिफेंसेस आपके ऑलरेडी वीक हो चुके होते हैं। उसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड आप एक और इन्फेक्शन दे रहे हैं, कोई बैक्टीरिया डाल रहे हैं, क्योंकि जो आंखों का अपना नीश जो बेसिक एनवायरनमेंट है वो तो डिस्टर्ब हो चुका है। काजल एंड सुरमा ये सब लगा रहे होते हैं, कुछ भी नहीं लगाना। समझ आ रही है मेरा क्यों बिगड़ गया था। अगर ऑफिस वाले छुट्टी ना दे रहे हो एंड देन यू हैव टू कम टू ऑफिस एंड पुट ऑन मेकअप, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज से कुछ 1-2 दिन पहले मैं एक डिनर पे गई अपने फैमिली के साथ, तो मैंने देखा रात का वक्त था और वेटर्स ने वहाँ काले चश्मे पहने हुए थे। एज अ डॉक्टर मैंने पिक कर लिया कि इन बेचारों को वही इन्फेक्शन हुआ है और इनको छुट्टी नहीं मिली। तो बल्कि मैं अपनी बेटी को भी कही थी कि प्लीज बी केयरफुल इफ यू आर टचिंग प्लेट्स एंड स्पून्स, प्लीज डोंट टच योर आई, कि कहीं हम यहाँ से इंजॉय करने आए इन्फेक्शन इधर ले जाए। तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, हर इदारे को, कि जिसको ये वायरल इन्फेक्शन है उसको प्लीज़ थोड़ा 3 to 5 डेज का रेस्ट दें। अच्छा, आप एक्सपोज हो जाएं अगर उस वायरस से, आपको एक डर या खौफ हो या शक हो कि मैं एक्सपोज हो गया हूँ किसी से, तो फिर क्या करना चाहिए? लाइक क्या ऐसा किया जाए जिससे आपको इंश्योर कर लें कि ये नहीं होगा आपको वायरस? देखिए, अगर आपको शक हो गया है कि एक्सपोज हो गया है, सबसे पहले तो चीज़ जो ये इन्फेक्शन कॉज होती है वो हैंड टू आई कॉन्टैक्ट। अगर आप उसकी सराउंडिंग्स में मौजूद हैं तो अपना हाथ फ़ौरन जाके धोएं, ठीक है। और उसके अलावा अगर बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, जैसे आप दोनों बैठे हुए हैं, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, हमारी सांस जो हम ले रहे होते हैं एनवायरनमेंट में, वो हम एक दूसरे के इनहेल कर देते हैं। तो अगर उससे है दैट यू कैन नॉट, तो मास्क, उसके इर्द गिर्द आप मास्क पहने, ठीक है। बच्चों के साथ क्या करें? अब मेरे घर में तो हम मेरे से बच्चों को लग गया, बच्चे से पूरे घर को लग गया, तो बच्चों से कैसे? एक दफ़ा घर में आ जाए ना, ऑनेस्टली थोड़ा इनएविटेबल होता है वो, इसलिए क्योंकि आप बेदहानी में वही हैंडल को पकड़ रहे हैं, या आपका किसी ने हैंकरचिप हो गया या टॉवल हो गया, बेडशीट हो गई, कहीं ना कहीं वो जरूर होता है। तो यू कैन नॉट अवॉइड इट, बट आइसोलेशन इज डेफिनेटली द प्रिवेंशन सॉल्यूशन यही है। अच्छा, जो नॉर्मली लोग ड्रॉप्स घर में जो ड्रॉप्स पड़े इन्फेक्शन के वो डालिए डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अलावा, और साथ में अर्के गुलाब का इस्तेमाल हो जाता है। ओह गॉड, ये अर्के गुलाब की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे पास ऐसे मरीज देखिए, जो अर्के गुलाब है ना, वी डोंट नो कि वो कहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, बट हमें ये पता है कि उसमें डेफिनेटली स्टीरॉइड्स होते हैं, क्योंकि आप नोट करें, आप वो डालते हैं और कुछ आंखें एकदम से सफ़ेद और थोड़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, क्योंकि उन्होंने एंटी इन्फ्लेमेटरी उसमें स्टीरॉइड डाला होता है। अच्छा, वो हमें इस तरह पता चलता है क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स यंग पेशेंट्स आते हैं इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस के साथ, इसलिए क्योंकि
अर्के गुलाब में जो स्टीरॉयड है वो आंखों का प्रेशर ज्यादा करता है। हो सकता है, इतना सेवेयर हो सकता है। और नॉर्मल आंख के लिए बता रही हूँ कि आप वो डालते हैं, अगर उसमें स्टीरॉयड है आप वो डालते रहें तो आपकी आंखों का प्रेशर जाता है ऊपर, जो कि आपको पता भी नहीं चलता। इट्स अ साइलेंट किलर बेसिकली। और फिर वो एकदम से आप एक दिन आते हैं 90% ऑफ योर आई साइट इज गॉन और आप वो 10% से देख रहे होते हैं। एंड इन यंग पीपल हमने कितना ये अपने क्लिनिक्स में देखा। और हमें कहते हैं जिस तरफ आप देखें ना डॉक्टर अनुष्का, उस तरफ हमें इसी तरह की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। वो आप तो सिर्फ आईज के मामला बता रही हैं, हम बाकी मामला भी डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो हमारे जो है ना 14 तबक रोशन हो जाते हैं। अच्छा, इस वक्त फ्लड्स की सिचुएशन है, लोग डिस्प्लेस हुए हुए हैं और वहाँ पर भी हमें ये नज़र आ रहा है कि आई इन्फेक्शन, डिफरेंट इन्फेक्शन भी हैं, बट आई इन्फेक्शन, उनको क्या करना चाहिए? वेरी अनफॉर्चुनेट। पहले तो उनको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। देखिए, उनके पास एक्सेस टू क्लीन वाटर आई एम श्योर नहीं होगा इस वक्त जो लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, क्योंकि ये लाइक आई हैव सेड सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रिवेंशन है वो हाइजीन है कि सफाई सुथराई का अगर ख्याल होगा तो ये डिजीज़ प्रिवेंट हो सकती है। नहीं होगा और फिर एक दूसरे के साथ जितनी क्लोजनेस प्रॉक्सिमिटी में अब वो रह रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांस है कि उन लोगों में ये जो है ज़्यादा रिसोर्सेज में हम ये कह सकते हैं कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखना इज द हाइजीन, राइट, 100%। ठीक हो गया, ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुष्का, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि जो है ना हम बच सकते हैं इस इन्फेक्शन से। आई होप तमाम लोग देखने वाले जो हैं वो सही तरह से देख रहे हैं और उनको उनका मसला ना हो, उनको इन्फेक्शन ना हो। बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका। आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सैलाब की ही हम बात कर रहे थे तो आपको बताते हैं कि कसूर डिस्ट्रिक्ट में गंडा सिंह वाला का इलाका है जो कि अपनी ज़रखेज़ी और भारत के साथ सरहदी इलाका होने की वजह से जाना जाता है, लेकिन इस वक्त उसकी वजह शोहरत जो है उसकी हज़ारों एकड़ की ज़ेरे आब ज़मीन है, जो कि इंडिया के दरिया सतलुज में पानी छोड़ने का नतीजा है। इंडिया ने एक मरतबा फिर से कर दिया, इंडिया ने हरकत कर दी ना, यही हम आपसे उम्मीद भी कर रहे थे। सैलाब के पहले मरहले में यहाँ के डूबे 70 के करीब जो बस्तियाँ हैं वहाँ से लोगों को और उनके मवेशियों को ज़ाहिर रेस्क्यू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया ये। अब एक और चैलेंज भी है कि वहाँ बज़िद रहने वाले लोगों के लिए राशन और पानी अद्वियात ले जाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। क्या क्या चैलेंजेस रेस्क्यू वर्कर्स को फेस करने पड़े हैं, लोगों को क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये हम जान लेते हैं। हुनैन अमीन हमें ज्वाइन करें, एक रिलीफ मिशन कैमरा, वो आंखों देखा हाल बताएंगे। जी हुनैन। जी, यहाँ हम गंडा सिंह के मकाम पर मौजूद हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कसूर का बॉर्डर रीजन है जो कि इंडिया से मिलता है। इस रीजन को समझने के लिए सबसे अहम ये बात समझना भी है कि अभी कुछ दिनों कबल ही जब इंडिया और पाकिस्तान के माबैन एक झड़प हुई थी, एक जंग हुई थी, तो उस दौरान भी इन लोगों ने अपने घर बार तर्क किए थे और ये दूसरी मरतबा है इसी साल के दौरान या कुछ महीनों के दौरान कि इनको दूसरी मरतबा अपना घर तर्क करके निकलना पड़ रहा है। और यही वजह है कि यहाँ के बहुत सारे रिहायशी, बहुत सारे मकीन बज़िद हैं कि वो अपना घर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब उनकी गैर हाज़िरी में उनके घर से चीज़ें चोरी होती हैं या उनके माल मवेशी उठा लिए जाते हैं या मर जाते हैं या उनके घरों को नुकसान पहुंचता है, तो ये उनके खदशात अभी तक मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे घर ज़ेरे आब हैं। अभी हम किश्ती में जा रहे हैं, फसलों के ऊपर से गुजर रही है और इसका अंदाज़ा आपको यहाँ के बिजली के खंभों से और यहाँ के घरों की आधी डूबी हुई दीवारों से हो रहा होगा। यहाँ पे रेस्क्यू का काम जारी है। अलबत्ता जैसे हमने आपको पहले बताया कि काफ़ी लोग अभी तक यहाँ पर अपना घर छोड़ने पर राज़ी नहीं हुए हैं। वो अगर उनकी फैमिलीज़ को उन्होंने भेज दिया है अगरचे, अलबत्ता वो ख़ुद यहाँ पे चौकीदारी की गर्ज से ही या अपने माल मवेशियों को बचाने की गर्ज से यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरी अहम बात यह है कि सतलुज का जो दरिया है ये साल साल सूखा रहता है, क्योंकि इसका कंट्रोल जो है वो इंडिया के पास है। अलबत्ता इंडिया में भी जो अभी फ्लडिंग और तेज़ बारिशें हुई हैं मानसून की, उसके बाद से यहाँ पे पानी जो देखने में आया है या सैलाब देखने में आया है, ये दहाइयों में कभी नहीं ऐसा देखा गया। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद और बात करेंगे पाक चीन दोस्ती के हवाले से। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को अक्सर कहा जाता है ऑल वेदर्स फ्रेंडशिप, और गुज़िश्ता रोज़ बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर शी जिनपिंग को आला सतही मुलाकात के बाद एक बार फिर इस हकीकत को उजागर किया है कि दोनों ममालिक
ना सिर्फ सियासी और सिफारती मैदान में बल्कि दिफाई और मौशी शराकत दारी में भी गहरे ताउन के अज़्म पर कायम है। बिल्कुल ऐसे ही है। चीन इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा दिफाई शराकतदार बन चुका है, लेकिन इस शराकत दारी के लिए ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। और राइट नाउ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और चाइना खुद इससे किस तरह फ़ायदा उठा रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह सुबह चाइना की जो मिलिट्री परेड थी जी वो तो कमाल की थी। कमाल की थी। और एक बड़ी दिलचस्प बात, एक साहब जो कि मीटिंग के लिए एससीओ मीटिंग के लिए तो गए थे लेकिन परेड से पहले भाग गए। अच्छा मैंने इमेजिन कर लिया, लेकिन आप बता जी जी उनका नाम है नरेंद्र मोदी। वो चले गए, उन्होंने कहा कि ये तो सेलिब्रेशन है जापान के साथ के ख़िलाफ़, जब चीन को आज से 80 साल पहले फतह हासिल हुई थी, तो सेलिब्रेशन है। हम जापान के साथ यकजहती में हम नहीं अटेंड करते। मेरे ख्याल में जापानियों को इतना दुख नहीं होगा जितना मोदी साहब को था, इसलिए वो चले गए। अच्छा, हम पाकिस्तान और चाइना की बात करते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, पाकिस्तान JF-17 चाइना के साथ मिलकर बनाता है, एंड देन JF-17 का एक बैच आया, देन JF-17-2 आया, और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हम ये देख रहे हैं कि JF-17 की धूम मची हुई है और एक्सपोर्ट करने के लिए भी पाकिस्तान तैयार है। इसके अलावा और कौन कौन से एम्यूनेशन की अगर मैं बात करूं है जो हम चाइना की शराकत दारी के साथ बना रहे हैं? आदाद शुमार बैन अवी सतह पे भी छपे हैं। उनके मुताबिक गुज़श्ता 5 साल में पाकिस्तान के जो वैल्यू यानी जितनी हमने स्पेंड किया, पैसा स्पेंड किया, उसमें 80% से ज़्यादा हमने चीन के हथियारों पर सर्व किया। उसमें JF-17 तो खैर है ही, बहुत प्रोमिनेंट है। अब ब्लॉक 3 और उसके बाद PFX पाकिस्तान फाइटर एक्सपेरिमेंटल, वो एक अलग जनरेशन। लेकिन उसके अलावा J-10C बड़ा चर्चा हुआ। उसके अलावा लैंड वेपन सिस्टम्स में ये VT-4 टैंक, जिसके पाकिस्तान ने हैदर नाम टैंक हमने मैन्युफैक्चर किया और वो चीन का इस वक्त सबसे एडवांस टैंक है। उसके अलावा हेलीकॉप्टर्स अभी हाल ही में आना शुरू हुए हैं, जिन्हें आज से 10 साल पहले पाकिस्तान ने जो अमेरिका के साथ माहिदा किया था फिर पाबंदी लगा दी थी। तो अब वो चीन ने आके वो भी कमी पूरी की है। आर्टिलरी गन्स, फिर नेवी में बड़ी इंडक्शंस हुई हैं और अभी और भी हो रही हैं। हमने 8 आबदोज़ें, जिनमें से 3 चाइना लॉन्च कर चुका है और उनकी सी ट्रायल्स के बाद वो पाकिस्तान के पास अनकरीब आ जाएंगी। तो हमारा जो इन्हिसार अमेरिका के ऊपर भी था कुछ हद तक, लाइक F-16 या F-35 के ऊपर जो बातचीत चल रही थी, F-16 तो हम पहले भी ले चुके हैं, वो किस हद तक कम हुआ है चाइना के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनने के बाद? वो तो मेरे ख्याल में ख़त्म हो रहा है, कम से ज़्यादा वो तो ख़त्म हो रहा है। अब आप देखिए ना, जंग में अगर आप F-16 को हिंदुस्तान हम पे हमला करे अपने दिफा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल, तो फिर तो ये किस काम के फिर। लेकिन वो इंडिया क्लेम कर रहा था हमने F-16 गिराए। जी वो क्लेम तो बहुत कुछ कर रहे हैं। इंडिया को तो वो जो कहते हैं ना जाग, तो वो ये भी करते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। जी जी बिल्कुल, और वो तो उन्हें जाग आई है 3 महीने बाद। पाकिस्तान ने तो उसी वक्त अपना जो क्लेम था वो सामने रख दिया था, एक मलबा भी दिखाया था शुरू के 24 घंटे। बल्कि आपने देखा होगा कि शुरू के चंद घंटों में ही हमने बता दिया था, वो सच जो है ना वो सामने आ जाता है और झूठ भी पता लग जाता है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई तो फौरन शुरू हो गई थी। J-10C चाइनीज फाइटर प्लेन्स और PL-15 चाइनीज मिसाइल्स के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज पाकिस्तान के हक में हुई। बिल्कुल। बुखारी साहब, जो दिफाई शराकत दारी पाकिस्तान और चीन के दरमियान है, चीन जिस तरह से पाकिस्तान के साथ शराकत दारी शेयर करता है, और भी ममालिक के साथ इसी नौयत के उनके ताल्लुकात हैं दिफाई लिहाज से? नहीं, इस नौयत के किसी और मुल्क के साथ नहीं है। जो पाकिस्तान के साथ जिस हद तक आगे चीन चला गया है वहाँ पे तो वो तो उसकी मिसाल आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। और कोई भी 2 ऐसे मुल्क नहीं मिलेंगे, 2 और ऐसे मुल्क नहीं मिलेंगे। और चीन की का झुकाव किसी और मुल्क की तरफ बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे हमने बहुत अर्सा पहले सुना था कि आप और तो चीज़ें अपनी बदल सकते हैं, जोग्राफिया नहीं बदल सकते। ये चीन के लिए बहुत अहम है। उस पे बुक भी लिखी गई थी ना, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। बिल्कुल। तो उसमें ये है कि आप अपने जो पड़ोसी हैं उनको नहीं तब्दील कर सकते। तो हमारे ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह चाइना के साथ तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, एक हमारा जो पड़ोसी है वो शरारत रहता है, लेकिन अब उसको भी समझ आ चुकी है। लेकिन उस पड़ोसी के बारे में चूँकि टाइम कम है, मैं ये बता दूँ कि जब ये पाकिस्तान से के साथ क्लैश हुआ था तो चीन के एक माहिर ने TV पे कहा था कि चीन की मईशत हिंदुस्तान की मईशत से
5 गुना बड़ी है। एग्जैक्टली हिंदुस्तान को ये समझना चाहिए। और इस वक्त ये जो एससीओ समिट के अंदर सदर शी जिनपिंग जो है उन्होंने भी कहा है कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है उनकी तरफ से। बहुत शुक्रिया। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज हमने डिस्कस किया पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात, जो कि आप सब जानते हैं कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिफाई सतह पर मजीद काम हो रहा है और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है इसको मजीद भी मजबूत बनाती जा रही है। लेट्स होप आगे आने वाला वक्त अच्छा हो पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए भी। वक्त हो चुका है ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।